देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन ये पर्पस इसका, जैसे आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो PYQs जो आ रहे हैं उनका बेसिकली जो पैटर्न है, क्वेश्चन पैटर्न, वो कैसा है, ठीक है, वो फोकस हमने करना है। सेकेंडली कि जो भी हम सब्जेक्ट्स अभी हम डिस्कस करेंगे, आप देखेंगे, ठीक है, उसका प्रॉपर एक स्टैट्स क्या है, स्टैट्स इन द सेंस कि 2011 से लेके 2022 तक, इन 11 ईयर्स में, ठीक है, जो आपका कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटी अभी हम ले रहे हैं, तो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्टली वो कहाँ से आए थे, दूसरा एक उसका आप कह सकते हैं कि डिफिकल्टी लेवल हम चेक करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे जो पूछे जा रहे हैं पेपर में, वो कितने डिफिकल्ट हैं, कितने आसान हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से हमारे सोर्सेज भी, फिर हम उसको रेक्टिफाई, चीज़ों को आगे पीछे करते रहेंगे, ठीक है। अगेन इट्स ए टू एंड फ्रो मूवमेंट, ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्ट लाइन है और आपको चीज़ें एक साथ करके बढ़ते जाना है। तो स्टेप बाय स्टेप, समटाइम्स वी नीड टू गो बैक एंड देन रेक्टिफाई, मूव फॉरवर्ड, एंड अगेन नीड टू गो बैक एंड देन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे चलेंगी। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एक सोर्स ले, जैसे आपका लक्ष्मीकांत है, ठीक है, उसमें से चीजें किस तरीके से पूछी जा रही हैं और कितने हद तक पूछी जा रही हैं, या इसके अलावा कोई एनी अदर सोर्स, ठीक है, वो हमको देखना है कि नहीं देखना है, ठीक है। एंड ऑल्सो दी, मतलब जो मेन रीजन है कि ये आया क्यों था पेपर में उस साल, ठीक है, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड इट। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सारे के सारे सेम डिफिकल्टी लेवल, सबका सेम डिफिकल्टी लेवल नहीं होता, ठीक है। सब सारे क्वेश्चंस का पूछने का तरीका भी, जो क्वेश्चन पैटर्न है, जैसे आप क्वेश्चन डिफिकल्टी या पैटर्न कह सकते हैं, कि कोई आजकल वन ओनली के फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है, कोई टू स्टेटमेंट्स ओनली, ठीक है, मतलब वन ओनली या टू ओनली, बोथ वन एंड टू। एक तो ये लाइन होगी आपकी, एक लाइन होगी ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली टू टू स्टेटमेंट, ओनली वन पेयर एंड टू पेयर। तीसरा आपका असर्शन रीजन हो गया, ठीक है, उसको मद्देनजर रखते हुए। खैर, ये वाला जो पेपर है 2023 का, आई वोंट बी डिस्कसिंग इट नाउ। द रीजन इज दैट ऑफिशियल आंसर की अभी बाहर नहीं आई है, ठीक है। तो कुछ एम्बिग्यूटीज हैं जिसको मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, जिसके कारण हम ये अभी इसको बाद में देखेंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग कि रिजल्ट्स अप्रैल एंड या मई तक, मई के फर्स्ट सेकंड वीक में आ जाएगा, क्योंकि इलेक्शन से पहले ये चीज़ें आ जानी चाहिए। और फिर हम उसके बाद डिटेल में हमारा जो 2023 का पेपर है वो डिस्कस करें, ठीक है। और जो इसके मेन पर्पस है वो ये है कि अगेन, जैसे डिफिकल्टी लेवल हो गया, क्यों पूछा गया है ये क्वेश्चन, कौन से लेवल का क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल 100 क्वेश्चन में से 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। C1 आपका हो गया फाउंडेशन या बेसिक लेवल क्वेश्चंस, ठीक है। C2 आपका अप्लाइड, या आप उसको कह सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, कुछ लोग उसको एटीट्यूडनल क्वेश्चंस कहते हैं। तीसरा हो गया आपका जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कि बॉक्स से बाहर आया जब प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है, ट्रिवियल क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे जो क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बोथ इंग्लिश और हिंदी फॉर्मेट दोनों में रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हम शुरू करना चाहूंगा मैं स्टैट्स के थ्रू। जैसे मैंने बताया कि जो स्टैट्स हैं, ठीक है, पॉलिटी के क्या स्टैट्स अब तक रहे हैं और आगे कैसे जा रहा है अब तक का पेपर। तो उस चीज के लिए आप ये एक स्लाइड से, जो आप ये इनसे समझ सकते हैं, एक लाइन चार्ट से, कि जो हमारा यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स है, उसके अंदर जो पॉलिटी सब्जेक्ट है, अगर उनके लास्ट के 11 साल के पेपर देखे जाएं 2011 से लेकर 22 तक के, ठीक है, आप देख रहे हैं कि कोई भी जो आपकी रेंज है वो कांस्टेंट नहीं, ठीक है, चीजें वेरी कर रही हैं। इसका मतलब है कि इफ यू ओनली डू पॉलिटी एंड यू थिंक कि भाई मेरे, अगर मैं कम से कम 10 क्वेश्चंस तो पक्का मैं पॉलिटी से कर ही लूंगा, तो फिर आप एक 2016 वाला एरिया देखिए, ठीक है, जिसमें से कि सिर्फ 5 क्वेश्चन से भी कम आपके पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन पूछे, ठीक है। जो अगर आप सोचें उसके बाद की तो बढ़ रही है। तो बीच में 2020 में आपके जानते हैं कि आपके ऑलमोस्ट 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2017 में 21 से लेकर 22 तक आपके क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। एंड इसके अंदर भी हम अभी डीप एनालिसिस करेंगे कि चैप्टर वाइज अगर हम देखें, ताकि हमें कोई प्रायोरिटी, ठीक है, या हमें कोई पैटर्न सेट कर पाए, जिस हिसाब से हमारी जो रिवीजन है
वो प्रॉपर अच्छे से हम कर लें, कि हम ये प्रायोरिटी टॉपिक्स पे रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दें रादर देन ऑन द लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो अगर हम इससे देखें, स्टेप बाय स्टेप में जाऊं, 2011 में जब इन्होंने नेगेटिव मार्किंग और सीसैट मतलब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अच्छे वाला, मतलब सीसैट वगैरह किया था, तो अप्रोक्सीमेटली 9 क्वेश्चंस थे। धीरे धीरे 2012 में आप देखिए कि 17 क्वेश्चंस के आसपास, 16 से 17। 2013 में थोड़ा सा कम गया था, 14 में और ज्यादा कम गया था, 11 से 12 क्वेश्चन इनके आए थे। 15 में अप्रोक्सीमेटली सेम 11 क्वेश्चन। 2016 में बहुत कम पूछे गए थे। तो अब आप देख रहे हैं कि जैसे ये चीजें अप एंड डाउन जा रही हैं, इवन विद रिस्पेक्ट टू 2017 से, जब आपका क्वेश्चन पैटर्न, जो आप कह सकते हैं कि जब की चीजें चेंज हुई हैं क्वेश्चन पूछने के तरीके से, और 2023 में जैसे हुआ, उसमें भी अप्स एंड डाउन रहे हैं। समटाइम्स हम आगे डिस्कस करेंगे पॉलिटी में से ही, ठीक है, एक ही ईयर में, ठीक है, अगेन ऑल डिफिकल्टी 3 लेवल्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर बीइंग आस्क्ड। ठीक है, प्रॉपर बेसिक लेवल क्वेश्चन, फंडामेंटल जो आपकी चीजें होती हैं उन पे पूछे गए हैं, जैसे कमेटी मेंबर्स हो गए, या आपके कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ठीक है, आपके मिनिस्टर्स की, या कोई एक बेसिक पॉलिटिकल थ्योरी पे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया आपके, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी से हैं, बिल्कुल। उसके बाद आपका एक ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली चीजें होगी, ठीक है, जो आपने कभी पढ़ा नहीं पर थोड़ा थोड़ा आइडिया है, उसको आपने और इम्प्रूव करना है, या उसकी वाले स्टेटमेंट्स को लेके आप अपने क्वेश्चंस को बनाने हैं, या टोटली आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये एक पैटर्न रहा है। वैसे ही हम, जैसे हमने ये पॉलिटी का स्टार्ट्स बनाए हैं, हम बाकी सब्जेक्ट्स की भी बिल्कुल ऐसे ही बना के आपको दिखाएंगे कि अगेन देयर इज नो परफेक्ट और देयर इज नो वन सिंगल पैटर्न इन विच ऑलमोस्ट एनी सब, मतलब एनी क्वेश्चन और एनी सब्जेक्ट्स कैन बी फिट इनटू इट, कि भाई एक पैटर्न नहीं कि भाई चलो ठीक है पॉलिटी करके जाओ तो आपके आ ही जाए। आप देख सकते हैं 2016 में, इवन इनफैक्ट 18 में भी क्वेश्चंस कम पूछे गए। एंड आई बिलीव इसका जो डायरेक्ट को रिलेशन है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे मतलब जा रहे हैं, वो आपका एक तो करंट अफेयर से रिलेट करता है, और सेकेंडली कि पास्ट में उन्होंने कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने पास्ट में, जैसे हमारे 2019 में आपके इलेक्शन हुए थे, उस टाइम पे अगर इन्होंने एंटी डिफेक्शन वाली चीज पूछी होगी, ठीक है, तो वो सेम क्वेश्चन, वो सेम पैटर्न पे वो दोबारा 2000, जैसे भी 23-24 में इलेक्शन हो रहा है, 24 में, वो सेम चीजों पे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, बहुत कंटेंट है, इस साल बहुत उथल पुथल हुई है, तो चीजें किसी तरीके से भी पूछी जा सकती हैं। बट अगेन प्रायोरिटी के हिसाब से अगर हम चलेंगे, और एक जो पास्ट में चीजें पूछी है वो दोबारा एंटी डिफेक्शन पे तो पूछेंगे नहीं, वो कुछ इलेक्शन के प्रोसेस पे पूछ लेंगे, वो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट पे पूछ लेंगे, ठीक है, जो अब तक उन्होंने नहीं पूछा है, तो उसके रिगार्डिंग ये चीजें चलेंगी, आपको ये चीजें आगे और ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, अगर ये हम एक इसका प्रॉपर चैप्टर वाइज स्टार्ट्स बनाए अपने पॉलिटी का, ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो बहुत सारे बच्चे, इवन आप लोग भी हैं, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद 2012 में और फिर 2022 में, ठीक है, टोटल मिला के अब तक के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए। बेसिक कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, तो जो आपके एनसीईआरटी की जो पॉलिटिकल थ्योरी हैं, या जो वहां पे जो आपकी चीजें मेंशन की हुई हैं, डेफिनेशंस, या आपके बेसिक कंसेप्ट जो वहां पे मेंशन किए हुए हैं, तो वो चीजों का यहाँ पे इन्होंने 2017 के बाद से जो पैटर्न चेंज हुआ, उसमें इन्होंने चीजें पूछनी शुरू की हैं। 19 में 1, फिर 20 में 2, और 21 में 3 क्वेश्चन। ऐसे ही मैं एक एक करके जाऊंगा तो ज्यादा लंबा टाइम हो जाएगा, ठीक है, तो मैं उसको नहीं चाहता, क्योंकि क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं। सो इफ यू सी द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट हैव केम फ्रॉम दैट वाज द पार्लियामेंट। अब तक 11 सालों में 40 क्वेश्चंस जो हैं उनसे टोटल पूछे गए। सेकंड में आपका आता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स और इनडायरेक्टली डीपीएसपी। अब ये देखिए 13 क्वेश्चन जो हैं आपके ये वाले पैटर्न में पूछे गए हैं, और वो भी अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे 2016 के बाद, तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज है, कि पहले उन्होंने फंडामेंटल राइट से चीजें नहीं पूछी, ठीक है, और उस टाइम पे जो आपका लोकल गवर्नमेंट थी, पॉइंट नंबर 22, उसमें से इन्होंने क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे। बट उसके बाद काफी टाइम से उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, ज्यादा फोकस उन्होंने फंडामेंटल राइट्स और बाकी चीजों पे दे दिया है। वैसे ही अगर हम और बात करें, आपका सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी पे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं,
ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाई दे हैवंट आस्क्ड दीस क्वेश्चंस ऑन द प्रेसिडेंट एंड द पीएम कलेक्टिवली। बीच में क्वेश्चन पूछे गए ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बट इन्होंने ज्यादा उन पे इंपॉर्टेंस नहीं दी है। कुछ क्योंकि हमारा जो एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है वो कंबाइंड है, तो प्योरली सोलली जो क्वेश्चंस हैं इन एग्जीक्यूटिव्स पे तो ज्यादातर नहीं पूछे गए, बट हाँ वो इन्होंने चीजें पार्लियामेंट में चीजें मिक्स करते हुए इन्होंने पूछ लिया, जैसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपके बाकी क्वेश्चन हो गए। तो आप खुद देखिए ये पैटर्न कैसे जा रहा है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी, जैसे आप ये देखिए फंडामेंटल राइट 6 वाला पॉइंट और 22 में, पहले फंडामेंटल राइट्स में 4-5 साल इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, एंड देन फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी ईयर दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, एंड वाइस वर्सा इज द केस विद रिस्पेक्ट टू लोकल गवर्नमेंट। इनिशियली उन्होंने उस पर बड़ा ध्यान दिया, बट बाद में ये चीजें उन्होंने कम कर। तो अगर आप ये माइंड में लेके चलेंगे कि पहले से जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, या अगर हम 2017 के बाद भी देखें कि 17 से लेके 22 तक में इन्होंने जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं वो प्रियम्बल से पूछा है, फंडामेंटल राइट से पूछा है, ठीक है, पार्लियामेंट से ज्यादा पूछा है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो ये क्या कहते हैं बाकी टॉपिक्स पे उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा। बॉडीज पे भी उन्होंने 1 से 2 पूछे नहीं, इलेक्शंस पे भी हैं बट मैंने उसको मिक्स कर दिया था किसी और के साथ। खैर, तो इनसे पूछा, तो मैं इन्हीं चीजों पर रिवाइज करके जाऊंगा। देखो यूपीएससी एक ऊंट की तरह है, किस तरफ करवट लेगा नहीं पता लगेगा, ठीक है। बट आई बिलीव कि डिपेंडिंग अपॉन द करंट अफेयर्स कि व्हाट इज हैपनिंग इन द करंट अफेयर्स, दे रिलेट दोज थिंग्स विद द बेसिक्स, ठीक है, एंड देन दे आस्क द क्वेश्चन। दैट्स प्लेन एंड सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, अगेन दोबारा मैं आगे बताऊंगा, बट इस साल प्रेसिडेंट के बारे में बहुत इश्यूज उठे हैं, प्रेसिडेंट वर्सेस पीएम, ठीक है। कौन किसका सेरेमोनियल हेड है, क्योंकि पार्लियामेंट्री में जब न्यू पार्लियामेंट आया था उनके इनॉग्रेशन या वहां जाने में आपको पता है पीएम गए थे, बट प्रेसिडेंट का एक इशू क्रिएट हुआ, ठीक है। उसके बाद दोबारा आपके जो इवन इनफैक्ट जो पीएम है, जब उन्होंने एक रिलीजियस मॉन्यूमेंट का, या फिर आप कह सकते हैं कि जो राम मंदिर है उसका जब उन्होंने इनॉग्रेशन किया, तो जो एक फाइन लाइन है पॉलिटिक्स वर्सेस रिलीजन की, ठीक है, वो उन्होंने ब्रीच कर दी। अननोइंगली ब्रीच हर कोई करता है, ठीक है, इन्होंने नोइंगली ब्रीच किया। हर एक पॉलिटिशियन का या हर एक पॉलिटिकल पार्टी का रिलीजियस से अफेयर्स रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनको पॉलिटिकली मतलब जो पॉलिटिकल लोग हैं वो रिलीजियसली सपोर्ट करते हैं लैंड में या बाकी चीजों में, और वो इंटर्न उनको सपोर्ट करते हैं वोट लेने। सिमिलरली आपका क्रोनी कैपिटलिज्म जो आपकी इशू भी चल रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स हैं, जो जो पॉलिटिकल लोग हैं वो सपोर्ट करेंगे आपके क्या कहते हैं आपके बिजनेसेस को, ठीक है, और वो इंटर्न आपको वोट दिलवाएंगे, ठीक है, और उसके थ्रू आपकी जो इकोनॉमी भी है, ठीक है, वो भी बूस्ट करती है बिकॉज नंबर ऑफ जॉब्स एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट दे क्रिएट। बट इशू तब आता है कि जब ये जो लाइन है, थिन लाइन है, ठीक है, ये मिट ही जाए, या आप कह सकते हैं कि आप डिस्टिंग्विश ही ना कर पाए कि ये पॉलिटिकल या आपका जो बिजनेसेस हैं उसमें बिल्कुल डायरेक्ट क्रोनी कैपिटलिज्म चीजें चल रही हैं, जो आप कह सकते हैं कि जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू है वो वाली चीज। खैर, तो अभी इलेक्शंस का भी है, इस साल 5 इलेक्शन स्टेट इलेक्शंस हुए हैं, प्लस आपका एक लोकसभा का इलेक्शन है, ठीक है, काफी जनरल इलेक्शन है, तो उससे भी वो लोग ये क्वेश्चन बना सकते हैं, एंटी डिफेक्शंस भी होते रहते हैं, तो ये चीजें इसमें रही हैं। सो अगेन ये मैं पावर पॉइंट्स दे दूंगा, आप देख लीजिएगा इसमें एक एक करके सारी चीजें, अभी और भी जाएंगे डीप में, आपको और चीजें पता लगेगी, ठीक है। तो अगर हम एक ओवरऑल ग्राफ बनाए, ठीक है, अगेन दोबारा एक इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन। 25% जो आपका फोकस है, ठीक है, वो ये उन्होंने पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछे हैं, अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन दैट वी डिस्कस, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पार्लियामेंट को जाती है, सेकंड प्रायोरिटी आपकी जाती है फंडामेंटल राइट्स और आपका डीपीएस, ठीक है, एंड देन कम्स योर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और यू कैन से सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू और सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये इनके साथ रहता है। एंड देन फाइनली यू कैन कम अक्रॉस की सॉरी यस प्रीएम्बल पे भी इनका काफी ज्यादा नजर है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस जो है उन्होंने प्रीएम्बल्स पे भी पूछे गए हैं इस बार। जो पॉइंट नंबर 4 है, आप देखिए 2017 में 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लगातार ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो ये इन पे भी फोकस कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सिटीजनशिप की बात करें, सिटीजनशिप कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है इंडिया में, बट जब 2019 में आप जानते हैं, ठीक है, कि सीएए आया था, अब आप उसके रिगार्डिंग आप खुद देख लीजिए, ठीक है, कि जो आपका सिटीजनशिप है, देखो एक कितने टाइम तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया,
ठीक है, सीधा एक क्वेश्चन पूछा गया आपका सिटीजनशिप का 2021। ओके, सो देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन विद दैट, बट हाँ, क्योंकि वो 2019 में मुद्दा उठा था, उसके बाद आप जानते हैं कोविड वगैरह आया था 2020 में, तो जब तक जैसे वो इशू सेटल हो गया, उसके बाद इन्होंने 2021 में वो क्वेश्चंस, वो जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ऐसे ही वो जब कोई मुद्दा, जब वो एक ठंडा होता है, जब कंसोलिडेट होता है, तब ये क्वेश्चंस यूपीएससी वाले बनाते हैं, ताकि एक ऑब्जेक्टिविटी बच्चों में, मतलब मार्केट में आए, या कह सकते हैं स्कॉलर्स के यहाँ मंगाए, और फिर वो आगे जाके स्टडीज में, एडिटोरियल्स में और बाकी चीजों में रिफ्लेक्ट। ठीक है, सो एज ए सेड कि सबसे ज्यादा फोकस आपको पार्लियामेंट पे करना है, क्योंकि मेनली जो इश्यूज आते हैं वो यहीं पे ही हैं। ठीक है, इस साल भी अगर आप देखें, सस्पेंशन ऑफ एमपीज बहुत ज्यादा रहा है। ठीक है, पार्लियामेंट की स्पीच में आप जानते हैं कि स्पीच जो है वो कितनी डिग्रेड, और उसके लैंग्वेज में काफी इश्यूज आए हैं। उन्होंने काफी चीजें, जो बिल्स हैं वो उन्होंने ऑर्डिनेंसेस या दूसरी तरीकों से उन्होंने पास करने की कोशिश की है। ठीक है, सो अगेन पार्लियामेंट बिकम्स is of utmost importance. Secondly, fundamental rights, TPSP, preamble, सुप्रीम कोर्ट, ये आपकी प्राइम चीजें हैं। और इस साल आप जानते हैं कि जो मार्केट है, जो आप कह सकते हैं कि जो इश्यूज जो चल रहे हैं, वो बॉडीज को लेके अगर हम बात करें, या इलेक्शंस को लेके बात करें, ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस भी इस बारी आई फील दे आर इम्पोर्टेंट। द रीजन इज सेम कि ऑलमोस्ट हर स्टेट के साथ सेंटर का इशू चल रहा है किसी न किसी मुद्दे के ऊपर, एंड दैट टू ऑल्सो कमिंग टू दी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या अगर हम बेसिक कंसेप्ट की बात करें, जो आपके स्केड्यूल्स हैं, ठीक है, उनकी भी काफी ज्यादा बात हो रही है, प्लस अमंग द स्पेशल स्टेटसेस, ठीक है, ऑफ दी सॉरी, ये विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स, चाहे वो आपके सिक्स शेड्यूल हो गया, या आपका स्पेशल स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टेट, महाराष्ट्र, या सिक्किम, या असम, या ये जो भी हैं, इनके नागालैंड हो गए, मणिपुर, तो इन सब के स्पेशल स्टेटस पे भी इश्यूज आए हैं। मीडिया ने नहीं दिखाया, बट न्यूज़पेपर में वाली सारी चीजें कवरेज हुई है। और इसके साथ साथ कई जगह फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बात होती है। ठीक है, कि एज अ सिटीजन व्हाट इज योर प्राइम ड्यूटी विद रिस्पेक्ट टू योर कंट्री। ठीक है, तो ये चीजों पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी इसके बाद हम एक एक करके रिप्रेजेंटेशन में और बताऊंगा। सिमिलरली अगेन, दिस इज वन ऑफ द अनदर रिप्रेजेंटेशन दैट यू कैन गेट, कि पार्लियामेंट से सबसे ज्यादा इन्होंने क्वेश्चन अब तक पूछे हैं। ठीक है, गवर्नेंस पे जो क्वेश्चन हैं, अगर हम देखें तो इन जनरल वो चीजें नहीं पूछी गई हैं, बट हाँ, कुछ टाइम से आप देख सकते हैं कि जैसे डीपीएसपी, जैसे मैंने बताया, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, इन चीजों पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं तो इस बारी। बट मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं, बॉडीज हैं, सीबीआई, ईडी, आईटी, तो इन इंटेलिजेंस ब्यूरो इवन, ये भी काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। तो ये वाली चीजें जो है, इसमें क्वेश्चन थोड़े ज्यादा पूछे जा सकते हैं। ये एक एक करके सिंपल एनालिसिस है, मैं इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा। एक एक स्लाइड्स हैं, 5 मिनट के अंदर ये चीज खत्म हो जाएगी, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग टू द क्वेश्चन डिस्कशंस। ठीक है, अगेन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से जो हम परेशान रहते हैं, इसमें सिर्फ 2012 में क्वेश्चन एक बना था, और दूसरा उसके बाद 2022 में बना था। ठीक है, तो ये वाली चीजें आप देखिए कि इनसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं अभी इस टाइम। लगातार अगर आप देखिए, जो बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिकली बेसिक कंसेप्ट का मीन्स जो आपकी एनसीईआरटी में जो पॉलिटिकल थ्योरीज दी हुई, मतलब लक्ष्मीकांत में जो वर्ड्स मेंशन है, उनके पीछे जो मीनिंग है, ठीक है, बिहाइंड द कर्टन्स वाले वर्ड के पीछे जो उसका एक्चुअल मीनिंग जो है, वो चीजों पे वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने क्वेश्चन पढ़ाए हैं, 1 2 3, उन्होंने हर साल ये वाली चीजें आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे उन्होंने बढ़ा के पूछी है। ठीक है, अगेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी चीजें अप्स एंड डाउन रहा है। प्रियम्बल भी इनका काफी टाइम से काफी फोकस जा रहा है। ठीक है, 2022 में उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा, बट पिछले साल से काफी ज्यादा इनका क्वेश्चन रहा है। सिटीजनशिप में जैसे मैंने आपको बताया कि 2019 में जब इन्होंने अमेंडमेंट किया था, 20 में नहीं, क्योंकि वो कोरोना और उनके अलावा बाकी क्वेश्चन थे, बट जैसे वो इशू थोड़ा सेटल डाउन हुआ, उन्होंने 21 में वो चीज पूछा। ठीक है, फंडामेंटल राइट से जो क्वेश्चंस हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया कि काफी टाइम से नहीं पूछे जा रहे थे, और उसके बाद से फिर लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। डाउन मतलब थोड़ा डाउन स्लोप है, बट फिर भी क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगेन इस साल आई वुड बिलीव कि डीपीएसपी भी आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, वो कुछ अपने जो काम है, जैसे जो इश्यूज जो होते हैं, मेन मुद्दे, उन पर ध्यान नहीं दे रही है, तो जिसके कारण वो स्टेट पॉलिसीज को वो काफी बारी ब्रीच करती है। ठीक है, कौन कौन सी ब्रीच हो रही है, या कौन कौन से काम है, आर्टिकल 38 हो गया, या आर्टिकल 39, या 44 इवन, और यूनिफॉर्म सिविल कोड, या बाकी चीजें,
तो उन पे भी ये सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज पे अगेन देयर इज नो सच क्वेश्चंस अपॉन इट, क्योंकि ये एक चीज कॉन्स्टिट्यूशनल आप कह सकते हैं कि बैकिंग नहीं है, तो और जैसे शेबल टी की भी इसमें इशू चलता है, तो इसलिए उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। अगेन विद रिस्पेक्ट टू दी अमेंडमेंट्स, अगेन जब तक मेन अमेंडमेंट्स हुए हैं तब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे हैं अमेंडमेंट्स पे वो उसके प्रोसेस पे रहे हैं, ठीक है, या आपका एक से दो फीचर्स या जो मेन जैसे पीछे था एक से 101st अमेंडमेंट या सेकंड अमेंडमेंट पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि रिसेंटली किस पे अमेंडमेंट चीजें हुई। अगेन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पे अगर हम ध्यान दें तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट बेसिक एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछे हुए और ये फ्री के नंबर है आपके। इसमें बेसिकली इन्होंने, मैं आगे डिस्कस करूंगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस प्रेसिडेंट, या इन्होंने दूसरे क्वेश्चन इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे पूछे गए हैं इनसे, ठीक है। प्रेसिडेंट का भी जैसे आपको बताया इस साल थोड़ा सा चीजें उठी हैं, सो मुझे लग रहा है कि 2024 में इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, एक से दो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। अगेन बाय दिस मतलब माय एनालिसिस और द पीपल आई हैव टॉक टू द मतलब द ऑफिसर्स द टॉपर्स टू विद विच हम टॉक टू, लगता है कि चीजें आएंगी, बट अगेन देयर इज नो एब्सोल्यूट कंक्लूजन। तो यूपीएससी को ही पता है कि वो क्या करेगा, उसी समय पत्ते खुलेंगे। अगर उससे पहले कोई आपको बता रहा है कि यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, तो आई थिंक वो आपको बेवकूफ बना रहा है और आपको बच के रहना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली वाइस प्रेसिडेंट को अगर आप देखें तो 2013 के बाद से उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट इस साल दोबारा वाइस प्रेसिडेंट पे काफी ज्यादा क्वेश्चन उठे थे, बट डायरेक्टली वाइस प्रेसिडेंट पे नहीं, बट एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। तो उनकी सिटिंग्स पे उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, उनके ऑपरेशंस पे। तो डायरेक्ट तो वाइस प्रेसिडेंट का नहीं था, बट हाँ एज, तो ये वाले क्वेश्चन हम पार्लियामेंट में कवर कर लेंगे, ये वाली चीजें उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर अगेन देयर इज नो सच क्वेश्चन एज सच, बट हाँ इस साल काफी जैसे मैंने बताया उथल पुथल रहा है चीजों का। जो पॉलिटिकल और जो रिलीजियस लाइन है उसमें उन्होंने ब्रीच किया है, ठीक है, या जो फाइन फाइन लाइन है वो उन्होंने मतलब अपफ्रंट होगी लोगों के सामने। उसके बाद जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं उसमें है, तो ये चीजें में फोकस रहता है। बाकी पार्लियामेंट से जैसे आप देख ही रहे हैं हर साल क्वेश्चंस आते हैं, अप्रोक्सीमेटली टोटल 40 क्वेश्चंस रहे हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि जो भी पार्लियामेंट्री इश्यूज आपके मंथली मैगजीन्स या बुक्स में है, आपके जो नोट्स हैं उन पे ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो भी आपका इंटर स्टेट रिलेशंस में दिक्कत आती है तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट इज द वन हु हैज टू डू इट, ठीक है। तो अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस की जो ऑन द एवरी डे बेसिस जो क्वेश्चन बना रहे हैं, तो फिर जो जजमेंट दे रहे हैं उन पे भी चीज़ें हमें पूछी जा सकती हैं। जुडिशियल रिव्यू अगेन ये मेरे को उसमें एड अप करना था, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। अगेन स्टेट लेजिस्लेचर नहीं पूछे गए क्वेश्चंस, बट हाँ इस बारी 5 स्टेट्स में इलेक्शन थे, ठीक है, तो उसका भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि स्टेट इलेक्शन और जो हमारा स्टेट जो नेशनल लेवल इलेक्शन है उनमें क्या फर्क है। थोड़ा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर बेसिक नॉलेज भी होगी, अब चीज़ों को थोड़ा सा एलिमिनेट करना सीखोगे, ठीक है। गवर्नेंस से भी आप जानते हैं 2000 जैसे मतलब 2019 में लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अब तो क्वेश्चन नहीं पूछा। और इस बारी गवर्नर पे भी काफी सवाल उठे हैं, चाहे वो दिल्ली का गवर्नर है या सॉरी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो बाकी आपके स्टेट्स के हैं उनमें भी काफी ज्यादा ये चीजें आपकी पूछी जा रही हैं। और जैसे मैंने बताया कि 2017-18 के बाद लोग इन्होंने पीआरआई से क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, तो उस पर भी मुद्दा नहीं है प्राइम मुद्दा, तो आई डोंट थिंक सो कि ये इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगेन एंटी डिफेक्शन पे एक था, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज पे थोड़ा पूछे जा रहे हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज पे एक और गवर्नेंस पे एक, तो गवर्नेंस पे ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत, ठीक है। अगेन ये ब्रीफ था जो मैं आपको देना चाहता था, दैट आई गिव। तो नाउ द रियल थिंग इज स्टार्ट, ठीक है, कि वी विल बी हैविंग दिस पीवाईक्यू डिस्कशंस, ठीक है, ऑन दिस लेवल कि ऑन दी एवरी स्लाइड दैट यू विल सी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे मैंने ऊपर ये चीज़ों को चैप्टर वाइज बांटा है, आपने देखा कि चैप्टर वाइज हमने ये चीज़ों को ठीक है कि चैप्टर वाइज हमने ये क्वेश्चंस हमने लेने की कोशिश की है। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट ओनली, अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है देन विल स्टार्ट विद द बेसिक्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पहला पॉइंट 2012 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 2022 का करेंगे, एंड देन विल गो टू दी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पॉइंट नंबर 2। फिर उसमें क्या करके 2019, 20, 21 और 21 या 22 में क्या क्वेश्चन पूछे गए, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ, एक एक करके हम चीज़ों में जाएंगे। बट अगेन चीजें थोड़ी डीप होंगी, समझदारी वाली होगी, और मैं चाहूंगा कि आप उनका आंसर्स दें, चाहे चैट में लिख के दें, चैट ओपन है मेरे सामने, चाहे आप उसको एज अ अपने आप को अनम्यूट करके दें, ठीक है। टॉपिक्स एक आपका लिया जाएगा और उसके बाद उसका ईयर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो पेपर जो हम डिस्कशंस करेंगे, जो क्वेश्चंस होंगे वो बोथ इंग्लिश और हिंदी हम दोनों में करेंगे।
ताकि जो हिंदी एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए उनको भी फायदा हो इस चीज का। ऑप्शंस रहेंगे ABCD, ठीक है, या A या B, इधर C या D जैसे भी रहेगा, ठीक है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है, विल फोकस ऑन दिस कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द क्वेश्चन और इनडायरेक्टली व्हाट डिड दे वांटेड टू आस्क और व्हाई दिस वाज इन न्यूज, ठीक है, कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये इसी साल क्यों पूछा गया। जैसे मैंने आपको CAA का बताया, जब चीजें कंसोलिडेट हो गई तब उन्होंने 2021 में चीज पूछी पॉलिटी से रिलेटेड। या अगर आप दूसरी चीज में देखेंगे कि जब हमारा जब अगर आप PYQ साइंस एंड टेक का देखेंगे किसी और का, ठीक है, जब हमारा मार्स ऑन मिशन जब हमने किया था 2014 या 15 में, ठीक है, सक्सेस हुआ था, तब उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। बट जब हमने मार्स मिशन की जब हमने पार्ट 2 की बात की, ठीक है, तब उन्होंने पार्ट 1 के क्वेश्चन पूछे। आर यू गेटिंग? क्योंकि तब तक वो चीज कंसोलिडेट हो चुकी थी। इवन विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल वेव्स भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो जब तक वो चीज कंसोलिडेट नहीं होती, जब तक कोई एक ऑब्जेक्टिविटी नहीं आती, तब तक यूपीएससी उन क्वेश्चन से या उन टॉपिक से थोड़ा दूर रहता है। जैसे ही उनमें कंसोलिडेशन या चीज कंसोलिडेट हो जाती है, देन दे कीप ऑन आस्किंग। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले भी बातें की हैं कि हमने 2018 या 19 में, ठीक है, हमने MTCR और वो 3 ग्रुप्स हमने साइन किए थे। बट 19 से लेके आपका शायद 22 तक कोई ऐसा, सॉरी 21 तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। 2022 में वाला क्वेश्चन पूछा। क्यों? क्योंकि तब तक हमारी अग्नि मिसाइल, हमारे पास ऐसी कोई मिसाइल ही नहीं थी जो कि हम ये वाले जो फीचर्स का उसका यूज कर सके। तो जब हमारे पास अग्नि 5 आई, 5000 किलोमीटर दैट वी कैन ट्रेवल, ठीक है, तो 5000, ठीक है, तो उसके हिसाब से जब वो है, उन्होंने ये चीजों को आगे प्रोग्रेस किया था। तो वही चीज को हम एक एक करके देखेंगे कि ये चीज पूछी गई है तो क्यों। अगर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी क्वेश्चन है पार्लियामेंट में, या प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है पार्लियामेंट, मतलब जो आया है आपके पेपर में, तो वो मेन उसका रीजन क्या था वो वाले साल आने का और थीम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑल्सो विल ट्राई टू चेक द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन एज वेल। कि कभी कभार आपको, जैसे मैं बार बार कहता रहता हूँ कि टोटल 3 पार्ट्स हैं, कोई मतलब 3 कैटेगरीज में हम उस क्वेश्चन को बांट सकते हैं। तो कौन सी डिफिकल्टी में ये बैठेगा, ठीक है, कैटेगरी 1 या आपकी डिफिकल्टी लेवल 1 बेसिक्स का है, या कैटेगरी 2 आपका ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का है, या आपका आउट ऑफ द बॉक्स है, विल फिगर दैट आउट स्लोली, ठीक है। अगले स्लाइड में उसका ऑफिशियल आंसर की, तभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 2023 का जो क्वेश्चन है अभी मैं उसको हटा रहा हूँ। द रीजन इज दैट ऑफिशियल की आई नहीं है, थोड़ी एम्बिग्यूटीज हैं, मैं नहीं चाहता कि वो चीज में आए और डिस्कशन जो है वो थोड़ी अलग चले जाए। सो लाइक दैट, सिमिलरली आंसर्स एंड देन एक्सप्लेनेशंस इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी विल डिस्कस, ठीक है। तो फर्स्टली विल स्टार्ट विद द टॉपिक नंबर 1, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, ठीक है। आपका अगेन 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है और 2022 में आपका लास्ट को क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। बीच में इतने सालों से एक भी क्वेश्चन इस चीज के ऊपर नहीं है। तो जो आपको टेंशन होती है कि यार मैं अपना सर मेरे को सारे फैक्ट्स इसके याद नहीं हो रहे, या सर मैं इसके हर एक पॉइंट्स कैसे याद करूं, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि अब तक ये पूछे नहीं गए। बट अगेन नो, वी डोंट नो व्हेन इट कैन बी आस्क्ड इन द फ्यूचर। बट हाँ, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी अगर इन चीजों की है कि ऐसा कौन सा एक्ट आया था जो कि अपने आप में थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी था, ठीक है, या जिसकी वजह से एक पावरफुल इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल पे, ठीक है, या आपके इंडिपेंडेंस के, जब मतलब इंडिपेंडेंट होने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना था उसमें इस चीज ने कैसे हेल्प की। तो जो मेजर मेजर एक्ट्स हैं उन पे आपका ध्यान ज्यादा होना चाहिए। और ये देखा गया है कि वो 1857 के जो बाद वाले जो एक्ट्स हैं इन पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया। फॉर एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन था, ये जो इन्होंने एक क्वेश्चन था 2022 में, जैसे इन्होंने पूछा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990, ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन है इनका कि फंक्शंस ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है, जो डिवाइड हुए थे आपके रिजर्व और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में, ठीक है, कौन कौन से ये आपके रिजर्व में आते। अब खुद देखिए इसकी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो इतनी प्लेन एंड सिंपल है, ठीक है, कि आराम से उन्होंने वो चीजें उन्होंने बता भी दिया कि एक्ट 1919 का है, ठीक है, इन्होंने रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स बनाए थे, तो कौन कौन से रिजर्व में आते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए इन्होंने और ये चीजें उन्होंने आगे जाके कंक्लूजन में आपके बताई, ठीक है ना। तो अब आप इसको एक एक करके मुझे खुद बताइए कि अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, what should be your strategy or what should be not strategy, in fact what should be your tactic to solve this question। क्योंकि अगर मैं ही अपने पर्सपेक्टिव देता रहूंगा तो आप लोगों के मन में जो चीजें हैं
वो चीजें बाहर नहीं आएंगी, सही गलत का पता नहीं लगेगा और फिर चीजें कंसोलिडेट नहीं, ठीक है। सो आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज टेल मी कि अगर आप ये जो इतना सिंपल क्वेश्चन भी आपके सामने आया है, ठीक है, तो आप इसको कैसे देखेंगे, जो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अपने आप को प्लीज अनम्यूट करके कोई अगर बता सकता है तो प्लीज मुझे ये चीज बताएं, क्योंकि अगर सिर्फ मैं ही बोलता रहूंगा फिर वो तो प्रवचन टाइप सी चीजें हो जाएंगी जो मैं नहीं चाहता, ठीक है। तो प्लीज इफ यू आर देयर तो थोड़ा ज्यादा अच्छा। हाँ जी। तो हाँ सर, प्लीज। गुड इवनिंग सर। हाँ। सर सर इस क्वेश्चन में सर अगर ना लॉजिकली अगर देखे तो हम्म जैसे कि ब्रिटिशर्स का ऑब्जेक्टिव था कंट्रोल हम्म। करना, ओके, और ज्यादा से करेक्ट। ज्यादा रेवेन्यू बेनिफिट लेना, और हम्म। जितने भी मतलब नेशनल जो अपराइजिंग्स है उसको दबाना। हम्म। तो करेक्ट। इसमें अगर पुलिस देखे हम्म और सॉरी लैंड रेवेन्यू देखे, तो ये हम्म। दोनों क्या है कि ये एक तो कंट्रोल करने के लिए और दूसरा पैसे कमाने के लिए यूज किए जा सकते हैं। करेक्ट। ठीक है, करेक्ट। लोकल करेक्ट। सेल्फ गवर्नमेंट इसलिए सर मतलब वो सेकेंडरी रखा गया था, मतलब हम्म। कि हमारे लीडर्स की उस समय की डिमांड थी कि दैट वी शुड हैव अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब ये चाहिए था हमको, मतलब हम्म। थोड़ा सा इनको पैसिफाई अलग करने के करना लिए था कि भाई इनको, चलो, मतलब हाँ मतलब। हाँ पैसिव, करेक्ट। हाँ कुछ तो दिया है तुमको, ठीक है। और हम्म। और सर ये फर्स्ट वाला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो जस्टिस है, ये भी इनको अपने हाथ में ही रखना था। तो करेक्ट। जो जो हाँ तो जो मतलब ये था मतलब रिजर्व जो अपने आप किए थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव, लैंड रिफॉर्म और पुलिस अपने पास में रखे, बाकी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो उनको दे दिया, बस। बिल्कुल। तो अब देखिए, आपने जो अपनी रीजनिंग लगाई है वो बहुत अच्छी है, बट अब आप यूपीएससी के हिसाब से भी देखिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर हाँ आपको इसमें से जैसे आपने दो चीजें भी बताई हैं, देखो पहले तो हाँ पुलिस, क्योंकि जिसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है ना। हाँ तो पुलिस अगर इनके पास है तो वो ऑटोमेटिकली लोगों को अच्छे से कंट्रोल कर लेगी। तो पहला हाँ तो पुलिस तो बनता ही है, ठीक है। अगर हाँ, आपको याद नहीं है, मैं इन द सेंस आपको दूसरे मैनर में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। थर्ड हो गया कि आपका जो लैंड रेवेन्यू है, जब तक पैसा हाँ नहीं आएगा तब तक हाँ वो हाँ अपने वापस जो कॉलोनियलिज्म का जो आपका जो बेसिक प्रिंसिपल है कि आपने लोगों को एक्सप्लॉइट करना है, पैसे लेके अपने अपने मेन लैंड पे भेज रहे हैं, वो कैसे भेजे जाए, ठीक है। तो इसलिए आपका ये लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और सिर्फ अगर आपने ये दो चीजों को देखा, ठीक है, कि 3 और 4 कहाँ कहाँ पे साथ में है, तो ऑटोमेटिकली आपके ये जो ऑप्शंस थे, ऑप्शंस ए और डी, ऑप्शन ये आपके कट जाते, डिलीट हो गए जी। ठीक है। या इवन इनफैक्ट आप इसको दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर हमको सिर्फ पैसिफाई करने के लिए कुछ उन्होंने देना था कि चलो भाई एक्ट निकाला है, इनकी बातें सुनी है, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि ये आप जानते हैं कि 1919 का जो टाइम था वो वर्ल्ड वॉर का था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 इस टाइम पे कंक्लूड हुई थी, तो इनको कुछ ना कुछ तो पैसिफाई करना पड़ना था, ठीक है। जी तो इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो आप जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो हम इनको थोड़ा सा एक गवर्निंग का एक देते हैं बहुत छोटा पोर्शन, ताकि आप करो। जैसे घर वाले नहीं होते, बड़े लोग जो होते हैं कि भाई चलो भाई मैं देखता हूँ कि तू ये वाला काम कर सकता नहीं कर सकता, तो एक बिल्कुल छोटा सा देसी सा काम हमको दे देंगे कि बच्चे को दे देंगे, चल भाई तू ये करके देख, जस्ट टू गेट द सेंस ऑफ इट कि भाई हाउ मच रिस्पॉन्सिबल ही और शी इज, ठीक है। तो अगर आप इसको टू को लेके चलें कि टू टू इन्होंने ट्रांसफर में रखा होगा, तो उसके हिसाब से भी आप देखें तो टू आपका ए में भी है, टू बी में भी है, और जो डी हाँ है मतलब डी में भी आपका टू है, तो ये तीनों से वो कट जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाता है सी। अगर आपको जस्टिस के बारे में भी ज्यादा नहीं पता, अगर आपको लगा कि शायद मिक्स कर दिया हो, तो जी आप चाहे कान को कैसे भी पकड़े, तो ये दोनों हिसाब से जो क्वेश्चन है ये आपके इसीलिए सॉल्व हो जाता है। दैट इज वाई वी हैव केप्ट इट इन दी वेरी बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि अगर आपकी बेसिक भी है इसमें तो आप ये दोनों चीजों को आसानी से पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यूपीएससी आपको ऑप्शंस देता है, बट ये है कि आपकी वैसी नजर और ऐसी समझ होनी चाहिए कि आप उन चीजों को दोनों तरीके से देख सकते हैं। जैसे हमने 3 और 4 को अगर देखते हैं तभी सिर्फ बी और डी बचता है, और अगर हमने जो मेन 2 है अगर उसी को एलिमिनेट कर दिया तो सारे के सारे आपका आंसर सॉल्व हो। आई नो दिस इज वेरी बेसिक एंड दिस इज वेरी इजी लेवल क्वेश्चन, तो स्लोली स्लोली हम ऐसे ही आगे जाएंगे और आपको डीप में चीजें और जो डिफिकल्ट लेवल की है वो डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा कोई और किसी की रीजनिंग है जो अपनी डिस्कस करना चाहता है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके वो बताएं, ताकि लोगों को भी दूसरा और पर्सपेक्टिव मिले और आपका एक हेल्दी कंपटीशन चीजें प्रमोट अच्छी हो। आई गेस कभी तो नहीं, शायद आगे क्वेश्चन इजी था काफी इस वजह से, तो चलिए कोई बात नहीं। अगेन सेम आंसर जो था इसका 1 3 4 जैसे हमने बताया, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया गया था ट्रांसफर सब्जेक्ट से नहीं, तो इट्स वेरी बेसिक थिंग, ठीक है। चलो हम इस चीज में आगे बढ़ते हैं,
तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे नाउ। जो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में 2012 में आया था, वो था द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द स्कीम प्रोवाइडेड, मतलब किस में इन्होंने ये चीजों को आपका किया था। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे देखते हैं? तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी को एक्ट्स याद है नहीं है तो ये चीजें कैसे रही? कोई कोई बताने वाला, कोई बोलने वाला है? एलिमिनेशन के थ्रू सोचो या किसके थ्रू, कोई कोई आप चीज में दिमाग लगाओ कि क्या क्या हो सकता है इस चीज में। चलो अगर मैं बेसिक बताऊं कि सबसे पहले किसमें प्रोवाइड, चलो अगर ये चीज हुई थी तो इंडिपेंडेंस में तो ये हेलो। चीजें काट देते हैं। हाँ जी प्रेरणा जी, प्लीज प्लीज बताइए। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, इसमें एक लॉजिक लग सकता है कि अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम लोग जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के हिसाब से चला रहे हैं, और अभी हाँ हमारे जी। पास सेपरेशन ऑफ पावर है। अभी हमारे पास शेड्यूल 7 में सेपरेशन ऑफ पावर है, तो उस हिसाब से भी पता चल सकता है कि इसका आंसर सी होगा। करेक्ट। और कुछ दो मतलब 1919 क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस टाइम पे आप जानते हैं कि चीजें बिल्कुल हमारे कंट्रोल में नहीं थी। थोड़ी बहुत जो नहीं उन्होंने थी। ट्रांसफर जो भी हमको सब्जेक्ट्स दिए हैं वो ज्यादा से ज्यादा हमारे 19 में आए थे, ठीक है, या फिर हमारे पास 35 में आए थे। तो कई जो समझदार यस लोग सर। हैं जिन्होंने चीजें अच्छे से पढ़ी भी हैं, ठीक है, तो उनको जो कंफ्यूजन रहेगा वो मेनली इन्हीं दो क्वेश्चंस के बीच में का रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपकी डायरेक्ट बुक में दी हुई। सो ऑन दिस मैटर ऑल्सो, ऑन दिस क्वेश्चन ऑल्सो यूपीएससी ने चीजें बड़ी सिंपलिस्टिक आपको चीजें दी हैं कि भाई 1919 में तो आप अपना भी दिमाग रहेगा कि हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रिटिश लोग हमको इतना अच्छा नहीं समझ रहे थे। और उस टाइम पे 1909 में आपको पता गांधी जी भी नहीं आए थे। सेल्फ रूल का भी जो मूवमेंट था या जो हमारा आइडिया था वो भी इतना पॉपुलर नहीं था। ये बेसिकली आपका होम रूल से चीजें ये शुरू हुई थी जो आपकी 1915 से हुई थी। तो 1909 कट जाता है, ठीक है। दूसरा जो 1947 है, इनसे भी आप जानते हैं कि जो हमारा जो जो सेंटर और जो स्टेट्स की जो पावर थी वो इससे पहले काफी ज्यादा चीजें ड्रॉ हुई थी। जब हम अपने फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं उनमें से भी ये काफी चीजें हमने यहाँ से निकाली थी। अब बात आता है कि 19 या 35, जब 19 में उन्होंने हमको सिर्फ स्मॉल रूल ही दिया है चीजों का, ठीक है, हमने इतना ज्यादा डीप में नहीं दे पाए, वो भी ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स अपनाए हैं। इसके हिसाब से हम अपने आप ही लॉजिकली भी कंक्लूड कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं है तो 1935 में हमको ये चीजें मिली थी, ठीक है। इनके अलावा अब कोई और कोई रीजनिंग, कोई अपने कोई दिमाग में, अगेन रट्टेबाजी है चीज, थोड़ा सा बेसिक से रटना तो पड़ेगा, बट उसके अलावा भी आपको अपना दिमाग लगा के चीजों को सॉल्व करने की जरूरत है। तो इस तरीके से भी आप इस लेवल पे रीजनिंग अपनी कर सकते हैं। या तो आप, कुछ और बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा कि 1919 में तो नहीं होगा, ठीक है, बट या तो 1935 हो सकता है या फिर 1947 हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन रहेगा। इधर वे इट वाज दिस, क्योंकि अगर आप मतलब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो ये चीज उसमें डायरेक्ट थी में, इसलिए बेसिक लेवल की हमने इस चीज में बात की। तो अगेन आप देखिए कि क्वेश्चन जो है वो बेसिक लेवल के भी क्वेश्चन दिए जाते हैं कि अगर आपने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी से भी किया है, तब भी चीजें पॉसिबल है। हर चीज को रटने की जरूरत आपकी नहीं, ठीक है। खैर ये कुछ 1935 के आपके जो फीचर्स हैं यहाँ पे मैंने लिस्ट किए हुए थे कि फेडरल में उन्होंने 59 डाले थे, जो उन्होंने लिस्ट बांटी थी, प्रोविंशियस में 54, कॉन्करेंट में 36 और रेजिडी पावर जो फाइनली आपके पास वायसराय के पास रही। और सेम चीज हमने जब 19 जब जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया, वायसराय को बदले हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये चीजें रही हैं, और बाकी ये चीजें हमने ऑलमोस्ट आपस में सेग्रीगेट कर ली थी। आइडिया वहीं से ही आया था। तो नाउ फर्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग में सिर्फ इतने ही थे, दो क्वेश्चन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में। अब इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं बेसिक कंसेप्ट्स में, जो मैं आपको जैसे पहले बोला कि जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपके पॉलिटिकल थ्योरी जो क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पे इस चीज में कंसिडर किए हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसको एक एक करके चलते हैं। तो अगेन मैं नहीं बताऊंगा, अब ये चीजें आप खुद बताइए थोड़ी सी। In the context of any country, which of the following would be considered as part of parts? देखो अब तो आप लोगों ने काफी ज्यादा पढ़ लिखा है और काफी टीचर्स ने भी पुराने टाइम पे वाली चीजें डिस्कस की है, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा या होगा। बट आप खुद सोचिए कि आप पेपर में बैठे हैं, उस टाइम पे अगर इस टाइप के कुछ वर्ड्स आ जाए, जैसे पहले टाइम पे सोशल कैपिटल था, फिर ह्यूमन कैपिटल की भी बात हुई थी, ठीक है, अभी कुछ चीजें नए नए वर्ड्स आ रहे हैं जैसे पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये जो वर्ड प्ले है इनडायरेक्टली,
ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि हम इस लेवल पे इस चीज को डिस्कस करें। ठीक है, कि जो सोशल कैपिटल है सिर्फ उस पे नहीं, अगर इन फ्यूचर कोई ऐसे वर्ड्स आते हैं, ह्यूमन कैपिटल हो गया, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गया, ठीक है, या फिर रिलीजियस रेडिकलाइजेशन हो गया, ठीक है, आप इन चीजों को कैसे समझेंगे? आप मुझे कोई ये बताइए। कोई भी जवाब दे सकता है, इसमें कोई सही गलत लिटरली कुछ नहीं है। आपकी सिर्फ एक बेसिक मेंटालिटी या जो आपके जो आपकी थिंकिंग स्किल्स हैं, ठीक है, वो हम चाहते हैं कि थोड़ी सी डेवलप हो आपके। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा अगर वर्ड प्ले आता है तो उस टाइम पे उस सिचुएशंस में ज्यादातर क्या करना चाहिए? अच्छा चलो, आप लोग करते क्या हो मुझे बताओ, कि मान लो अगर जैसे वाला सोशल कैपिटल आया, जब पॉलिटिकल पोलराइजेशन या रिलीजियस रेडिकलाइजेशन, अगर ये वाले वर्ड्स पेपर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो आप अप फ्रंट इस चीज को कैसे देखेंगे? सीधा ऑप्शंस पे देख के काटना शुरू करेंगे, या पहले इस वर्ड को समझ के इसके माइंड में एक अपना मीनिंग जनरेट करेंगे? क्या करेंगे? थॉट प्रोसेस क्या होगा? एक एक सर करके बताइए इसमें मुझे। सर इसमें ना बेस्ट अप्रोच होगा ऑप्शंस के थ्रू जाना। जैसे कि ह्यूमन कैपिटल तो हम समझ रहे हैं, इकोनॉमी में पढ़ रहे हम्म हैं और इसमें पढ़ रहे हम्म हैं ह्यूमन कैपिटल के बारे में। तो यहाँ पे बेस्ट अप्रोच ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे ना, तो सही जल्दी पहुंचेंगे और सही लगेगा आंसर। जैसे ए तो नहीं होगा, ए तो हम्म। नहीं होगा इसका। अच्छा, और उसके बाद अब इतना छोटा स्क्रीन में सर आंसर नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। मैंने कोशिश तो की थी बड़ा बड़ा करने की, बट चलो नेक्स्ट टाइम आई मेक दिस मोर हाँ, तो ए नहीं होगा सर। उसके बाद एक जो चलो मैं पढ़ बी। देता हूँ। बी है हाँ जैसे हाँ द स्टॉक्स ऑफ इट्स बिल्डिंग अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन्स, कि मतलब जो अब बिल्डिंग्स हैं, सोशल कैपिटल जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन्स हो गया, तो ये हम किस में हाँ, कंसिडर करेंगे? अब ये इकोनॉमी का जो आता है ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं, बजट में जो कैपिटल वाला एक्सपेंडिचर हो रहा है वो वाला आ रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, गुड। तो और तो बी से भी, बी भी ये नहीं लग रहा है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल जो हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है कि ह्यूमन को एज अ कैपिटल बना रहे हैं कि रिसोर्स के रूप में यूज किया जा सके ह्यूमन को। हम्म। तो वही यहाँ पे सोसाइटी से लिंक करके उस कैपिटल को लिंक किया जा रहा है, कि सोसाइटी से लिंक किया जा रहा है उसको। और थर्ड तो में द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन वर्किंग एज ग्रुप। ये तो सर समझ नहीं आ रहा है, वर्किंग एज ग्रुप वाला ये आइडिया मतलब नहीं कि आ रहा मान है लो जी। कि जैसे पॉपुलेशन रेंज है, ठीक है ना, जैसे हम पॉपुलेशन हम्म रेंज कहते हैं, मान लो अगर कोई एक मतलब बच्चा पैदा हुआ और ये ऑलमोस्ट जिया 80 ईयर्स, आई होप लंबे जिए लोग, बट फिर तो 0 to 100 हम क्या कहते हैं, सॉरी 0 to आपका 20 ईयर्स और 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, ये आपकी नॉन वर्किंग एज है। ठीक है, हम्म 22 आपकी 60 जो है, ठीक है, ये आपकी वर्किंग पॉपुलेशन है। 60 to 80 थोड़ी सी एल्डरली या पोस्ट पेंशन हम ऑफिशियल के हिसाब से हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। तो ये बोल रहे हैं वर्किंग एज ग्रुप। वर्किंग एज ग्रुप को ज्यादातर माना जाता है जो यूथ है आपका 32 लेके 35 तक का जो पीरियड है, मतलब ये जो एज ग्रुप है, इसको हम एज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड कह सकते हैं, या फिर डेमोग्राफिक ये चीजें 35 to 60 ये सस्टेनेबिलिटी पे आ जाती है। ठीक है, ये चीजों पे तो सस्टेनेबल ग्रुप है, या वर्किंग एज ग्रुप पे भी हम इसको गिन सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर हम इस बाइफर्केशन से जाएं कि कोई भी अगर लड़का या लड़की 20 साल से लेकर 60 साल तक में है, अगर उसका कोई भी पॉपुलेशन में साइज ज्यादा हो, जैसे अब आपका चाइना है, ठीक है, अब वो जो है ग्रोथ के हिसाब से आपने शायद जो ये चार्ट होता है ना इसका ग्रोथ वाला, ठीक है, एज वाला 0 to 80, ठीक है, इंडिया का मेजरली चीजें ऐसे जा रही है। ठीक है, आई बिलीव कि वो थोड़े नहीं ज्यादा भी पैदा हो रहे हैं शायद, कुछ बीच में था उसका रेशो, मुझे याद नहीं आ रहा, कि वी हैव अ हाई वर्किंग पॉपुलेशन। बट चाइना का जो है वो बिल्कुल उल्टा जा रहा है। ठीक है, कि यहाँ से वो चीजें नीचे आ रही, लोग कम पैदा हो रहे हैं और वहां पे बूढ़े लोग ज्यादा है, वहां की पॉपुलेशन जो वर्किंग एज है वो कम है। तो आप इसको वाले मीनिंग में समझ सकते हैं। तो सोशल कैपिटल को कैसे करेंगे? देखो इतना टाइम तो नहीं होगा आपके पास, आई वुड से कि अराउंड 30 सेकेंड यू शुड कम विद सिंपलिस्टिक आंसर। हर एक ऑप्शन को पढ़ने जाओगे इतनी देर में तो आपको 25-30 सेकंड तो ऐसे ही निकल जाएंगे। और कोई तरीका है इसका बिना ऑप्शंस के पढ़ने का, या कुछ ऐसा अपनी नॉलेज के थ्रू? सर जैसे ना कि इसमें से पहले तो हम लोग हटा देंगे ऑप्शन बी को, बिल्डिंग्स वाले को, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली रिलेटेड है, कैपिटल से रिलेटेड है, तो ठीक है, मतलब ठीक है। नॉर्मल है, उसको हटा देंगे। लिटरेट हम्म, पॉपुलेशन है उसको भी हटाएंगे, क्योंकि सर ये जो दो है ना, ए और सी, ये एम्प्लॉयमेंट बेसिस के ऊपर में है। क्योंकि हम्म। अगर हम लोग इकोनॉमी का एक चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें कितने लिटरेट्स हैं, कितने स्किल्ड हैं, कितने वर्किंग एज ग्रुप के हैं, वो देखा जाता है। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, तो करेक्ट। ए और सी हट गया।
अब बचा लास्ट वाला जो कि म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मोनी है, जो कि बेटर सूट करता है इस मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड। तो मैं करेक्ट। इसी को लगाता। ठीक है, नहीं देखो आप डी को लगाते, काफी बच्चे भी डी बट डी को लगाते हैं, बट जो मेजर इशू जो यूपीएससी ने यहाँ फंसाने की कोशिश की है कुछ लोगों को, ठीक है, बी तो डेफिनेटली कटेगा क्योंकि बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सारी चीजें सामने समझ आ जाती है, ठीक है। हाँ। कुछ लोगों को साइज ऑफ द पॉपुलेशन पे भी दिक्कत आई, ठीक है, बट यहाँ पे लिखा है सोशल कैपिटल। अगर जितने लोग लिटरेट होंगे, ठीक है, उतनी सोसाइटी में लोग समझदार होंगे तो अच्छे फैसले लेंगे, अच्छे फैसले लेंगे तो एज अ सोसाइटी इंप्रूव होगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी काफी जो बच्चे थे उस टाइम पे, एक टाइम पे आंसर ए में और डी में फंसे, ठीक है, क्योंकि आप खुद देखिए ना कि जो अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन है तो वो इकोनॉमी को बढ़ावा देगा और बी वाला भी इकोनॉमी को बढ़ावा देगा, ठीक है। बट अगर हम सिर्फ वर्ड पे जाएं, उसका मीनिंग अगर हमको नहीं पता, या अगर हमने उस तोड़ के भी नहीं देखा, उस चीज को हम कह सकते हैं कि ए जो चीज है प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन, क्योंकि लोग अगर लिटरेट होंगे, ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा जितना पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो वो उतनी बातें अच्छी करेगा, सोसाइटी में हार्मनी प्रमोट करेगा, वो लाएगा। तो उसके हिसाब से ए और डी में कंफ्लिक्ट होता है। आंसर आपका डी है, वो सही है, क्योंकि जब तक म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं होगा तब तक कैपिटल बिल्ड नहीं होगा। कैपिटल इन द सेंस कि लोगों के एक दूसरे पे विश्वास नहीं होगा। और ये क्वेश्चन 2019 में क्यों पूछा गया, ठीक है, रीजन क्योंकि एक तो ये एनसीईआरटी का भी था, ये वाला वर्ड मेंशन किया हुआ है, और न्यूज में भी है। न्यूज में कहा था एग्जैक्टली, मैं डेट इसकी नहीं निकाल पाया, अदरवाइज आई वुड हैव मेंशन्ड इट, ठीक है। बहुत सारी बीच में जब चीजें हो रही थी इलेक्शंस के 2019 के इलेक्शंस के पहले, लोगों को रिलीजियसली आपका पोलराइजेशन बहुत ज्यादा किया जा रहा था, रिलीजियस और अपना पॉलिटिकल पोलराइजेशन। तो एक भाईचारा, जो एक हार्मनी है सोसाइटी में, ठीक है, जो आप कह सकते हैं फ्रेटर्निटी है, जो प्रॉपर वर्ड अगर मैं लूंगा, ये इरोड हो रही थी। और इस चीज को उन्होंने इनडायरेक्टली सोशल कैपिटल के फॉर्म में ये चीज पूछी, नहीं तो ये आई बिलीव ये डायरेक्टली फ्रेटर्निटी पे, ठीक है, या ये प्रियम्बल के थ्रू भी ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्योंकि प्रियम्बल में भी आपका फ्रेटर्निटी वर्ड आता है, वाला एक कीवर्ड एक वैल्यू है, तो ये वहां पे भी ये चीज पूछ सकते थे, ठीक है। सो जब मैंने ये चीजें रिसर्च की, जब वाले टाइम पे देखा था, आई डेफिनेटली रिमेंबर दिस कि ये उन्होंने सोशल कैपिटल जो था, ये कहीं किसी एक एडिटोरियल में कहीं किसी ने बात की थी कि जो म्यूचुअल ट्रस्ट है सोसाइटी में, ठीक है, वो धीरे धीरे गिर रहा है। लोग अपने पॉलिटिकल व्यूज किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लोग एक दूसरे को हेल्प सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आजकल एक दूसरे का पहले रिलीजन देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं, या फिर उसको पानी का गिलास देते हैं अगर घर पे भी कोई डिलीवरी बॉय करने आता है, ठीक है ना। तो इस चीजों के हिसाब से जब ये चीजें उन्होंने देखा कि डिग्रेड होनी शुरू हुई है, तभी इन्होंने 2019 में सोशल कैपिटल पूछा। और मुझे याद है 2020 से या 21 के बीच में उन्होंने मेंस में सेक्युलरिज्म के ऊपर भी उन्होंने वाला क्वेश्चन चीज पूछी गई, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इन पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी हमको चीजों को परखना है। और एक थर्ड लाइन ऑफ रीजनिंग है विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड। आप वर्ड को खुद ही तोड़ो, सोशल, सोशल मतलब सोसाइटी, सोसाइटी के लोग, ठीक है ना। और कैपिटल मीन्स समथिंग दैट हैज सम वैल्यू, ठीक है, और समथिंग ऑन विच वी कैन रिलाई, ठीक है, फॉर लॉन्ग। तो इसी चीज के हिसाब से अगर हम इन चीजों को दोनों को तोड़े, आंसर आपका डी मेनली बनता है। अगेन हाइंडसाइट में तो चीजें सारे लोग आंसर डी बोलेंगे, अपने घुमा फिरा के रीजनिंग लेंगे, बट हमने ये वाली कोशिश करनी है कि इसी चीज पे हम आगे रीजनिंग करें कि अगर आपको जो ये है ऑप्शंस के हिसाब से भी अगर आप चीजें एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, सो द लास्ट थिंग इज दैट यू शुड ब्रेक द वर्ड इटसेल्फ। रिलीजियस रेडिकलाइजेशन मतलब कि रिलीजियस बेसिस के ऊपर लोगों के, ठीक है, उन लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है। रेडिकलाइज मीन्स उन सबको आप जानते हैं कि जो उनके जो इमोशंस हैं उनको खेलते हुए चीजों को एक्सट्रीम एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे लेके जाके चीजों को किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये रिलीजियस रेडिकलाइजेशन आप इजराइल और जो पैलेस्टीन है वहां पे भी ये वाली चीज देख सकते हैं, ठीक है, ये वहां पे भी चीजें हो रही। पॉलिटिकल पोलराइजेशन काफी हद तक इंडिया में भी हो रहा है कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या जो पॉलिटिकल मिनिस्टर्स हैं, या जो आप कह सकते हैं जो एमएलएज एमपीज हैं, या जो आपके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो काफी हद तक चीजों को पोलराइज कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग ऑन द यूपीएससी लेवल, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी सेंटिमेंट्स, मैं यूपीएससी के लेवल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ जबरदस्ती मेन मुद्दे से हटका के ये आपस में बातें एक दूसरे को लगा के हमारा सोशल कैपिटल है उस चीज को खत्म कर दे। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें और कोई डाउट या कुछ और है तो बताइए, नहीं तो फिर अगली चीज पे जंप करते हैं, क्योंकि ये जो बेसिक कंसेप्ट वाला सेक्शन है इसमें 7-8 क्वेश्चन कुछ हैं और ये ऐसे ही आपके आगे चलेंगे, ठीक है। तो
इसको आगे बढ़ते हैं एक बार। ठीक है, क्या ये मैं इसकी पीपीटी दे दूंगा, आप आंसर इसको काफी रिसर्च करके हमने देख इसको बनाया था, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वो चीजें रहेंगी। अगेन नाउ द क्वेश्चन, देखो बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल, गांधीइज्म और मार्क्सिज्म, इनमें आपके क्या आप कह सकते हैं कि आपके क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। ठीक है ना, ऑप्शंस के हिसाब से भी आप देखें, अगेन बेसिक लेवल थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला है, आप कह सकते हैं कि अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आप प्रॉपर रीजनिंग के हिसाब से ये चीजों को किया जा सकता है। और ये जो क्वेश्चन था डायरेक्टली पॉलिटिकल थ्योरी, और ये जो आपकी एनसीईआरटी है क्लास 11th की, आई बिलीव ये चीज उसमें डायरेक्ट दी। तो इसमें आपकी क्या रीजनिंग होगी या इसको आप कैसे देखेंगे, ये बताइए। ज्ञानेश्वर आप बोल सकते हैं, प्रिया आप बोल सकती हैं, शागुफ्ता जी आप हैं, जो कोई लाइब्रेरी में नहीं बैठा है वो अपने आप को म्यूट करके जो थोड़ा बाहर आके देख बताइए, ताकि ये कन्वर्सेशन थोड़ा टू एंड फ्रो रहे तो ज्यादा अच्छा। कि लोगों को आपकी जो रीजनिंग है वो ऑप्शंस को भी अगर आप एलिमिनेट कर रहे हो, ठीक है ना, तो उस पर भी वो भी तो सही लाइन में होनी चाहिए ना, ताकि चीजें सही जाए। अगेन मेरा पर्सपेक्टिव कुछ हो सकता है, आपका पर्सपेक्टिव कुछ है, बट द मेन थिंग इज दैट इन द लॉन्ग रन यू हैव टू मेक थिंग्स राइट। प्लस माइनस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब बताइए कि जो गांधी की थ्योरी है और जो मार्क्सिस्ट की थ्योरी है, उनमें प्राइम या बेसिक डिफरेंस क्या है। मार्क्सिस्ट किन आइडियोलॉजी पे किस पे काम करता May I? है? या प्लीज। Sir, Marxist always talks about haves and have not. हाँ जी। सर, और वो हमेशा ना मतलब कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट ही बात करें, मतलब वो हमेशा स्टेट के अगेंस्ट बात करें। तो वो एक बेसिस था कि वो स्टेटलेस सोसाइटी में हो सकता है। एंड सर गांधी के पर्सपेक्टिव से एग्जांपल याद नहीं आ रहा है गांधी के पर्सपेक्टिव से। अच्छा, चलो जब गांधी थे तो उन्होंने, आप जानते हैं कि हिस्ट्री में जब हमने पढ़ा था तो उन्होंने सोशल वर्क्स को काफी ज्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी। ठीक है, हाँ, जो उन्होंने कहा था कि एग्री लोगों को प्रॉपर्टी हद से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक लिमिटेड टाइप ऑफ रिसोर्सेज में उनको रहना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने अपना सारा घर बार छोड़ के उन्होंने आश्रम्स वगैरह बनवाए थे। यस सर। राइट, तो अगर हम इस थ्योरी को लें या अगर हम इस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को लें, तो जो हमारा ऑप्शन है सी, ठीक है, तो वो तो गलत हो जाता है। ठीक है, कि भाई उनमें ये चीज थी बट कॉमन नहीं थी, क्योंकि मार्क्सिस्ट क्या चाहते थे, उनके जो अपने जो लोग थे, कॉमन पीपल के पास भी लैंड होनी चाहिए। ठीक है, गांधीज्म यहां थे और ये चीज उसमें अलग थी। मार्क्सिस्ट चाहते थे कि हाँ, जो कि कम लोग हैं या फिर जो कॉमन पीपल्स भी हैं, उनके पास भी एक राइट होना चाहिए, एक लिमिटेड पोर्शन ऑफ लैंड होना चाहिए फार्मिंग के लिए। जब यहाँ वो बताएंगे लोगों के पास कितनी लैंड हो, ठीक है, कम्युनलिज्म के हिसाब से वो बताएंगे कि आपके पास कितनी लैंड हो, बट हाँ लैंड ये वाली चीज होनी चाहिए। और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है कि भाई जितना जरूरत है उतनी रखो, बाकी नहीं। तो सी ऑन द फ्रंट ये चीज आपकी हट जाती है। अब बचता है ए, बी और डी। इसमें क्या रीजनिंग हो सकती है आप लोगों की, आप ही कंटिन्यू कर सकती हैं। हाँ जी अमन जी, आप बताइए। सर सर ये जो मतलब मार्क्स का थ्योरी था सर कि मतलब बुर्जुआजी और जो इन्होंने बताया बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट, ये दो का स्ट्रगल था। हैव और हैव नॉट्स वाला। तो उसमें वो चाहते थे कि प्रोलेटेरिएट का मतलब रेवोल्यूशन आए और वो रूल करे। करेक्ट, ठीक है। और गांधी जी का ये था कि गांधी जी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में विश्वास करते थे, यानी द रूल बाय द पीपल। हाँ, मतलब जो कि बेसिक लेवल पे अगर हम लोग देखें तो दोनों की थ्योरी यहाँ पे कुछ कॉमन हो रही है, क्योंकि वहां पे भी वो निचले तबकों के लोगों को रूल करने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, मतलब एक एग्रीमेंट है उनके बीच में कि वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। और सेम गोस विद गांधी कि वो भी कह रहे हैं कि पंचायती राज जो हम लोग आज की डेट में देखते हैं, दैट इज दी मतलब जो मतलब उनका ही इंस्पिरेशन से ही पंचायती राज आया है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दोनों चीज को हम लोग एक तरह से देख सकते हैं सर, कि मतलब एक लॉजिक हो सकता है कि ए उसका ऑप्शन बनेगा। और ऑप्शन बनेगा जी, और बी और डी क्यों नहीं, बी और डी क्यों नहीं, उसका क्या रीजनिंग है सर? क्लास स्ट्रगल के ऊपर में सर कभी भी गांधी जी का मैं कभी वो नहीं देखा, मतलब ऐसे प्रॉपर नहीं देखा सर। मतलब
हाँ, मतलब कभी भी जितने सर उन्होंने सत्याग्रह किए सर, वो प्रॉपरली मतलब उनके हक के लिए था, मतलब एज सच हाँ कोई जी, क्लास को मिटाने राइट्स के के लिए नहीं ऊपर, था। हाँ जी, वो राइट्स हाँ के ऊपर लड़ रहे थे, जो जिसका हाँ हक है, चाहे आप सत्याग्रह ले, चाहे आप एनसीएम ले, सीडीएम ले, जो लोगों का हक है, ठीक है, वो उन पे ज्यादा जाते थे, सर, वो करेक्ट। प्रॉपर तो इसलिए, प्रॉपर हाँ हाँ सर बोलिए। नहीं नहीं, बोले, कंटिन्यू कीजिए, हाँ जी, हाँ जी। सर वो मतलब वो सर कैपिटलिस्ट को भी सपोर्ट करते थे, बट वो जैसे आप बोल रहे थे कि एक्सट्रीम लेवल्स पे नहीं जाके उनको हम्म, मतलब क्या कहते हैं सर, पैसा बांटने वाला जो बोलते हैं हाँ ना, जी, ठीक है, फिलैंथ्रोपी करने के लिए जो बोलते थे वो करने के लिए बोलते थे, बट वो उसके राइट, अगेंस्ट नहीं थे। तो उनका करेक्ट, ये थ्योरी यहाँ पे है, बट मार्क्स का ऐसा नहीं था। मार्क्स वॉज वेरी क्लियर कि या तो रहेगा या तो बिल्कुल नहीं रहेगा। ये हाँ करेक्ट, करेक्ट। हाँ तो इसमें से बी और सी तो चले जाता है, अब ऑप्शन बचता है हमारे पास मेन ए और डी, ठीक है। तो इनमें से अब आप चीजों को कैसे देखेंगे कि सर, एक डी का मतलब इकोनॉमिक, ये जो है डिटर्मिनेशन, वो गांधी चाहते थे कि नहीं चाहते थे? सर हेलो हाँ जी, हाँ जी, नरेश बोलिए। सर, वैसे जो वेस्टर्न मॉडल था वो पिरामिड वाला जो मॉडल था उस पे बेस्ड था कि जो टॉप पे जो है वहां पे जो टॉप क्लासेस है जो कि सिर्फ यूज कर रहे हैं और वो रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं और वो टैक्सेस नहीं दे रहे हैं, वो वाले थे। तो गांधी जी ने कहा था कि रिपल इफेक्ट के बारे में कहा था उन्होंने कि नॉन असेंडिंग की आप डेवलपमेंट ये जो होना वर्ड चाहिए। से पहले क्या समझते हैं, पहले ये बताओ, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, इसका मतलब क्या है? आप उसको एलिमिनेट तो तभी करोगे ना, आप यूपीएससी ने आपको 4 वर्ड दिए, ये तो सामने पता लग गया कि भाई क्लास स्ट्रगल हट गया, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि गांधी की ये चीजें हो, ठीक है। मार्क्सिस्ट ये नहीं चाहता था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एबॉलिश हो, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं कि एक तो स्टेटलेस सोसाइटी का और एक इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन का, ठीक है। अब आंसर जो है, अब आप बताओ कि ये डी गलत है या ए गलत है, इसमें से कौन सा गलत होगा, रीजनिंग क्या रहेगी आपके पीछे, मतलब आपके सर थॉट प्रोसेस के पीछे, जाए वाले आंसर के पीछे? सर मार्क्स का टोटली फोकस है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म पे रही। हम्म, तब वो उसको बोलते भी हैं कि वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट है। उनकी थ्योरी भी वही करेक्ट, बात करती है, हैव्स और हैव नॉट के बारे में ही बात करती है सर। और गांधी हम्म, जी का पर्सपेक्टिव सिर्फ इकोनॉमी नहीं था सर, वो सोशल के बारे में ज्यादा बात करते थे, वेलफेयर सोसाइटी के बारे में बात करते थे। और ऐसा क्वेश्चन में पूछा कि कॉमन एग्रीमेंट, करेक्ट। तो वो सिर्फ यही था कि वो इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन मार्क्सिस्ट चाहते थे कि भाई हाँ, सबके पास बराबर हो जाए, हम अगर हम हाँ, उसको कंट्रोल करेंगे, जिस हिसाब से चीजों पे थोड़ा सा कंट्रोल रहे, और बराबरी जो है वो हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। ये वाली चीज गांधी जी ने कभी नहीं कही, कभी नहीं उन्होंने कही सिर्फ थी। यही कहा कि आप जो है अपने लिमिट्स में, जो आपकी जो नीड्स हैं, आप उसमें रहें, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं आप उनका दान कर दीजिए, या आप उनको हटा दीजिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता, वो बात अलग है, क्योंकि हर एक के अपने अपने इमोशंस हैं। तो काफी हद तक अगर हम देखें तो ये जो इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन है कि ऊपर बढ़ने की चाह या ज्यादा ग्रीड की चाह, ये वाली सारी चीजें, ये आपका इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन में एज अ अम्ब्रेला टर्म में हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो चीज बचती है वो है वो आपकी एक स्टेटलेस सोसाइटी, yes, करेक्ट। तो क्यों? क्योंकि गांधी ये चाहते थे कि ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लोग एक दूसरे से भाईचारा बढ़ाएं और एक काम बने। मार्क्सिस्ट चाहते थे कि अगेन हैव और हैव नॉट्स में चीजें नहीं रहेंगी, ठीक है। तो एक किस्म की इक्वालिटी है, एक किस्म की स्टेटलेस सोसाइटी क्रिएट होगी, जिससे कि हार्मनी क्रिएट होगी। खैर, दोनों के अपने अपने फिलोसफीज थे जो कि अपने अपने काम किए, बट दिस वाज द मेन लाइन ऑफ रीजन अकॉर्डिंग टू मी एंड सर अकॉर्डिंग अगर टू यू वो आल्सो। भी याद नहीं आता तो फिर अपन डीपीएसपी को भी याद कर सकते हैं ना। नहीं, अगर आप डीपी इसमें डीपीएसपी आप कैसे करेंगे, उसमें मार्क्सिज्म का कैसे वो चीजें आप करेंगे, बताइए। जैसे कॉमन क्योंकि चीज निकालना था, जैसे कि अगर मार्क्सिज्म तो याद ही रहता था, सबके ऑप्शनल में रहेगा ही वो। बट अगर गांधी जी नहीं, की पर्सपेक्टिव याद नहीं है तो फिर वेलफेयरिज्म से। वेलफेयरिज्म से भी आपका ठीक है, बट मतलब मेरे को डीपीएसपी का आपका रीजन समझ नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो कि क्योंकि आप उसके थ्रू इसको कैसे आप रैशनलाइज करेंगे। तो गांधी जी का मेन फोकस था कि पब्लिक का वेलफेयर हो, सब हम्म, इक्वालिटी में रहे, इस टाइप से। हम्म, तो और फिर कॉमन पर्सपेक्टिव, तो फिर लास्टली तो मार्क्स का भी यही थॉट था ना कि जो हैव नॉट है वो भी हैव जैसे आ जाए या उनसे ऊपर भी बढ़ जाए, मतलब नहीं, मोस्ट। आपका आपका ठीक है, बट इट्स अ काइंड ऑफ अ लॉन्ग शॉट, आई वुड से, हम्म मतलब डायरेक्टली टू द पॉइंट हिट नहीं कर रहा चीज को, एक थोड़ा लॉन्ग शॉट है टाइप की चीज। तो हाँ, ठीक है, मतलब अगर आपको ये चीज लग के दिमाग में आ रही है और आप इसको
पहुंच रहे हैं आंसर्स पे, तो दैट्स गुड, बट आई वुड से इट्स नॉट काइंड ऑफ अ बुलसआई और काइंड ऑफ अ थिंग। हाँ, थोड़ा सा एक लॉन्ग शॉट है जिसको आप ये चीज देखिए। वो क्योंकि मेरे को जब ये क्वेश्चन देखी ना सर मैं, तब मेरे को ना गांधी जी के पर्सपेक्टिव याद नहीं आते, तब मेरे को मार्क्स के पर्सपेक्टिव याद आते हैं। नहीं, गांधी जी के पर्सपेक्टिव में आप, जैसे आपने सही कहा कि डीपीएसपी के जो 4 प्रिंसिपल्स हैं, आप हाँ। वही देख के आप चीजों को याद कर सकती हैं, बट उसमें फिर ये आएगा कि फिर आप मार्क्सिज्म से अगर आपको प्रॉपर उसके बारे में पता है जब बेसिक्स है, तो आप कंपेयर करके निकाल लीजिए। तो वही है कि थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है, इसमें टाइम का भी तो खेल आता है ना आपका। अभी तो हम टाइम दे रहे हैं अच्छे से कि हर एक ऑप्शन को डिस्कस करके कोशिश कर रहे हैं, बट ये जितनी भी स्कीम्स हम या जितनी भी रीजनिंग हम अभी आपस में एक साथ जोड़ के लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लगाने की, ठीक है, वो पेपर के टाइम पे वो काम नहीं आएंगे। अभी से अगर हम चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, टू द पॉइंट शार्प रहेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा आप चीजें मैनेजेबल हो जाएंगी एट द एंड ऑफ द टाइम, ठीक है ना। वरना फिर चीजें आप जानते हैं कि वो अगर चीजें सोचनी शुरू करते हैं हम लोग, तो फिर वो 0 to 100 जो है वो मिली सेकेंड्स में जाता है और बिल्कुल कहीं और ही निकल जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ठीक है, वैसे आपका थॉट अच्छा है, मना नहीं कर रहा, बट हाँ मतलब अगर चीजों को नहीं पता तो अगेन थोड़ा घूम के आएंगे, वो अलग बात है, चीजें में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ जाता है, टाइम बच जाता सर स्टेटलेस सोसाइटी का मतलब क्या होगा? है। इस स्टेटलेस सोसाइटी में तो सोसाइटी में कोई डिवाइड, मतलब कोई डिवाइड नहीं है, चाहे वो कास्ट पे हो, चाहे वो रेस में हो, चाहे वो इकोनॉमी के हिसाब से हो, चाहे वो किसी भी पर्पज से हो, ठीक है। एक किस्म का एक हार्मनी और एक किस्म में बराबर ऑलमोस्ट इक्वालिटी वो चीज रहे। तब तो या सर ये डायरेक्ट यही इसका आंसर डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, मतलब गांधी जी ने जो लगा बोला था ना, जो रिपल हम्म, इफेक्ट के बारे में कि डेवलपमेंट आना चाहिए फ्रॉम द बेस से, और नो रिलीजन होना चाहिए, रिलीजन से ऊपर सोसाइटी होना चाहिए। करेक्ट। नहीं, तो आप सही है, आप बिल्कुल सही। देखो वही मैं कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन होता है कई में तो आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, ठीक है, बट जिन क्वेश्चंस में डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं उसमें आपकी थिंकिंग स्किल्स कैसे डेवलप हो, हमारा मेजर वो अभी कंसर्न, ठीक है ना। कई क्वेश्चन में तो सोशल कैपिटल जिसको पता होगा वो तो डायरेक्ट डी मार्क कर देगा लास्ट क्वेश्चन में, इसमें भी कर देगा, बट इन केस कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं, कुछ चीजें नहीं आती, थिंकिंग स्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ। आप समझ रहे हैं कि जी हम उन चीजों को कैसे, चीजों को एलिमिनेट करके या डायरेक्ट आंसर पे भी आके हम इसको कैसे सोच सकते हैं, एंड दैट टू हाँ विद इन अ पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम, ताकि हाँ, चीजों को हम जल्दी और बेहतर अच्छे से कर सकें, ठीक है ना, यस वो चीज पे है। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन है आपका ब्यूरोक्रेसी का, जो आपके 2020 में आया था, तो इसके हिसाब से आपका क्या कहना है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, उसने स्पेशली बोला इंडिया के बारे में, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का जो रोल है, ठीक है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग तरीके से काम करता है, बट इंडिया के स्पेसिफिक में, वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोप्रिएट फॉर द ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, कि भाई इसमें कौन कौन सा है। ऑफकोर्स ये आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बेसिक का भी है, थोड़ा गवर्नेंस के पार्ट का भी है, थोड़ा एनसीईआरटी का भी है, ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ मिक्स। तो इसमें आप इन चीज को कैसे देखेंगे, आप ये बताइए कि आपके ब्यूरोक्रेट मेनली काम क्या करता है। इसमें तो उसने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आई बिलीव उसने वो पूछा, तो आप सर तो सारे इसमें तो बनने वाले ही हैं, आप इसी के लिए प्रेफर कर रहे हैं, तो आई थिंक वी शुड नो सर दिस। सर इसमें तो डायरेक्ट लगा सकते हैं कि भाई डी होगा, क्योंकि उनका काम क्या है, जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ला रही है उनको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना और उनका इम्प्लीमेंटेशन चेक करना कि वो हो रहा है कि नहीं सही से इम्प्लीमेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक पार्लियामेंट्री है, तो डेमोक्रेसी के लिए तो जो हमारे पर टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है, वेरी लाइक गुड। जो हाँ, हमारे यही। गवर्नमेंट है जो सेंटर में है या स्टेट में है, कहीं भी है। और हम्म, डी भी वैसे ही फेडरलिज्म के लिए जो है एजेंसी फॉर स्ट्रेथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म को तो जैसे प्रमोट क्या कर रहा है ना, कि जो पार्लियामेंट है और जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट कर रही है ना फेडरलिज्म को, कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वहां पे एक तरीके से। करेक्ट, करेक्ट, और उसके बाद करेक्ट। सी जो है, जो एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में कुछ हद तक मान भी सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ब्यूरोक्रेसी का क्या रिलेशन हो जाएगा? करेक्ट, क्योंकि कल तो वो, क्योंकि इलेक्शन होंगे 4 दिन बाद, वो हट जाएंगे, ठीक है ना, बट ये तो हाँ मेरिट अब के बेसिस पे आते हैं जो आपके एग्जीक्यूटिव, वो ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, और वो तो यही चीजों को आगे जाके परमानेंट स्टेबल करेंगे। हाँ वो तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है हमारे। ये गवर्नमेंट तो हमारा टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव है, करेक्ट, ये लोग तो करेक्ट, करेक्ट। परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। देखो जिस तरीके से, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में पूछा हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट पहुंचो, बट एटलीस्ट आपने उन चीजों को, बाकियों को काटा है ना, कि वो आंसर क्यों हम्म नहीं हो सकता,
ठीक है, और हाँ ये वही अगर आप जितनी जल्दी सीखेंगे उतना जल्दी ये चीज बढ़िया है, ठीक है ना। ये वही नहीं करेगा ये वही चीज बच्चे का काम है, बट इन सम जी थिंग्स यू कैन। जी जी। इसका किसी पे और की कोई कमेंट या कोई टिप्पणी किसी की, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं ज्यादा लंबा सेशन नहीं करना चाहता, 1 सवा 1 घंटे का, ताकि आप लोग भी सुबह से पढ़ रहे होते हैं, ताकि वो भी चीजें रहें। और इस बार थोड़ा सा ब्रीफिंग में थोड़ा टाइम चलेगा, नेक्स्ट टाइम विल ट्राई टू पुश ऑल द क्वेश्चंस एज फास्ट एज पॉसिबल। आई गेस क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म स्टेट, ठीक है। अब स्टेट के बारे में आप जानते हैं कि ये आपका एनसीईआरटी में है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाली चीज मेंशन की हुई है, ठीक है, कि स्टेट में क्या होता है। तो उस हिसाब से आपको एबीसीडी में क्या लगता है? अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन भी है आपका, थोड़ा सा चीजों को जो एक्सप्लेनेशन जो दी, सॉरी जो ऑप्शन थे उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा आपको पढ़ के समझने में, उसके हिसाब से आपका क्या है? एक नेशन क्या होता है? चलो स्टेट भी छोड़ो, एक नेशन क्या है? ये जो नेशन का जो कंसेप्ट आया है ये कब से आया है, ये किसी को पता है? हाँ जी अमन जी। सर मतलब मुझे जहां तक पता है सर कि नेशन का पहला सर ब्रिटेन से आया था, नहीं, जहां तक मुझे मतलब याद है उनका जर्मनी एक। जर्मनी से आया था, क्योंकि जर्मनी ने जो नेशनलिज्म जो स्टार्ट किया था ना उन्होंने टर्म का, ठीक है, वहां से उन्होंने एक बोला है कि हमने, क्योंकि पहले उस टाइम पे प्रशिया के भी कुछ लोग वहां पे रहते थे, अपनी जर्मनी के भी, मतलब जो उनका कल्चर था, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास एक प्रॉपर एक लैंड है, ठीक है, हमारे पास एक प्रॉपर एक कल्चर है, हमारी एक अलग एक स्पीकिंग, ईटिंग, ये सारी हैबिट्स हैं, ठीक है। तो इन 2 से 3 चीजों को प्लस एक गवर्नमेंट, हम अपने आप को रूल करके अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। तो इन 4 से 5 फैक्टर्स के ऊपर इन्होंने अपना एक जो कंसेप्ट है नेशन का वर्ल्ड हिस्ट्री में, ये वाली चीजें प्रमोट की 1880s में। और वहां से जो नेशनलिज्म का जो बर्थ हुआ है वो वहां से हुआ, अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैंने ऑप्शन में पढ़ा, हिस्ट्री ऑप्शन। तो ब्रिटेन में ऐसा सच उन्होंने आज तक कभी कोई नेशन की बात तो कभी उनके मुंह से नहीं निकली, ठीक है, क्योंकि सर वो मेरे हमेशा को उनका। किंगडम पे ही चीजें रहे हैं, हाँ ठीक है। हाँ इट इज बेसिकली अ किंगडम, राइट, ठीक है। सो किंगडम के हिसाब से चीजें हैं कि आपने जितनी ज्यादा चीजें ऑक्यूपाई कर ली, सो इट बिकम्स योर रेलम ऑफ रूलिंग और योर रेलम, ठीक है ना। नेशन इज समथिंग दैट हैज अ पर्टिकुलर, उन्होंने एक प्रॉपर इनका टर्म भी है, मैंने इसके आंसर्स में भी इसको प्रॉपर डिफाइन किया था, ठीक है, कि स्टेट के एलिमेंट या नेशन के एलिमेंट क्या रहते हैं, कि वहां पे एक प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर एक कम्युनिटी है लोगों की जो वहां रहती है, उनकी एक अपनी टेरिटरी है, उनका एक अपना, ये मैं कल्चर वाला पॉइंट यहाँ पे डालना भूल गया, उनका एक प्रॉपर अपना कल्चर है, कल्चर के अंदर उनकी चीजें मेंटेन रहती हैं, ठीक है, कि खाना पीना बाकी सारी चीजें, किसी को ग्रीट करना, जो भी है, ये वाली सारी चीजें, और एक प्रॉपर एक आपका लैंड टेरिटरी है। और फाइनली अगर आप अपने आप पे रूल कर सकते हो, मतलब कुछ गिने चुने लोग, जैसे इंडिया में वी द पीपल ऑफ इंडिया आर गिविंग अस दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वैसे ही वहां पे वो जो कुछ गिने चुने लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, अगर वो अपने आप को एक सिस्टम, एक अपने आप को गवर्नमेंट फॉर्म करने को दे रहे हैं, सो देन दे कैन डिफाइन देमसेल्व्स एज अ स्टेट और अ नेशन, ठीक है। तो तभी वहां से जो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो फर्स्ट जो कंसेप्ट आया था नेशनलिज्म का, वो वहीं से शुरू होता है, क्योंकि बिस्मार्क ने ये वाला जो टर्म था, जो आप कह सकते हैं, इसके ऊपर इसने लड़ाई करके जर्मनी को एज अ स्टेट बनाया था। क्या थोड़ा मुझे पड़े टाइम हो गया है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट आई बिलीव कि दिस सर मैं वाज इसको 1664 का जो मतलब उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो था ना सर, मतलब जहाँ पे मोनार्की एबॉलिश, मतलब एबॉलिश तो नहीं, बट उसको रियल एग्जीक्यूटिव से हटा के, मतलब जो पावर टेकिंग अथॉरिटी से हटा के पार्लियामेंट को सारा पावर मतलब वेस्ट कर दिया, मेरे को वो ध्यान में आ रहा था। मतलब जो ब्रिटेन में था, तो उसके बेसिस पे मैं देख रहा था, बट आपको प्रशिया ऑस्ट्रेलिया वाला ठीक है, मतलब याद है। नहीं, क्योंकि नेशनलिज्म वहीं से शुरू होना, उससे पहले अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री हाँ कभी भी पढ़ेंगे, हाँ तो हाँ उससे पहले तो कभी कोई वर्ड ये वाला डिफाइन हुआ ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं, नेशनलिज्म ऑफ जर्मनी, नेशनलिज्म ऑफ इटली, और वहीं से हाँ चीजें फिर नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है वो वहीं से आया आई थी। बट अगर आप कह रहे स्टेट वाला है तो मैं एक बार चेक कर लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं नहीं, सर, आप अगर ठीक कुछ बोल रहे होगा हैं तो कल कल क्योंकि डिसाइड कर वहां पे लेंगे। मोनार्की को हटा के बस उन लोग पार्लियामेंट, मतलब पीपल का पार्लियामेंट रूल लाए थे। किया, हाँ हाँ राइट राइट। और वो शायद मैग्ना कार्टा भी शायद वही कहते हैं, नहीं हाँ उससे सर, पहले, वही वही नहीं है शायद सर, वो वही है सर। वही वाला,
हाँ कि वो पीपल को रूल देना चाहते हैं। शायद वो 16 नहीं 13 सेंचुरी में था वो मैग्ना कार्टा। 13 सेंचुरी में था सर, हाँ मैग्ना कार्टा। पहला उन्हीं लोग का था। हाँ जी 13 सेंचुरी का, हाँ 1215 में था। हाँ सोचते हैं कि ये चीजें प्रिंसिपल उसको किंग को लिख के दिए थे ताकि वो लॉ के हिसाब से काम करे, अपनी मन मर्जियां ना करे, क्योंकि पहले रोमन में वही होता था, जो किंग को लगा सही है बस वही किया, और उसके बाद वही सबसे ज्यादा चलता आ रहा था। नहीं ये इसको तो डायरेक्ट ऐसे बना सकते कि इसमें एक्सटर्नल कंट्रोल जिसमें दिख रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, यानी वो सोवरेनिटी की बात कर रहा है ना। करेक्ट, तो वो चीज आपकी हट जाती है अगर एक्सटर्नल कंट्रोल है आपका। हाँ, अगर एक स्टेट है तो वो सोवरेन रहेगा, मतलब अपने उनके पास में खुद के डिसीजंस लेने की विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, उनका पावर ही उनको एक स्टेट का दर्जा देता है। करेक्ट मतलब करेक्ट नहीं सही है। तो आपका ये वाली चीज के हिसाब से जो आपका रीजन है वही रहेगा, ठीक है। इसमें नेचुरल प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स एंड सेफगार्ड देयर मींस ऑफ सब्सटेंस, ये चीज जरूरी नहीं है कि नेशन में वाली चीजें डिफाइन करें, ठीक है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी जरूरी नहीं है कि वहां पे हो, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल अथॉरिटी। ये जो आपकी डेफिनेशंस हैं, ठीक है, ये स्टेट की डेफिनेशंस इन मतलब है ही नहीं सही, ठीक है। तो फाइनली इसमें एक ही बनती है कि उनके पास एक डिफाइंड टेरिटरी हो और एक्सटर्नल कंट्रोल किसी और का ना हो, और एक ऑर्गेनाइज सिस्टम हो जिसको वो अपने आप को चला सकें, ठीक है। और परमानेंटली ऑक्यूपाइंग क्यों बोला, क्योंकि उनका एक कल्चर और बाकी सारी चीजें हों, ठीक है ना, ताकि वो परमानेंट रहते, अपना एक तरीका है उनका जीने का, सारी चीजें करने का। ऑन दैट बेसिस दिस थिंग। इस टाइम भी ज्यादा हो रहा है, चलो 2-5 मिनट और क्वेश्चन खत्म कर देने वाला टॉपिक। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। अब लिबरल डेमोक्रेसी की डेफिनेशन कौन बताएगा, किसी को पता? तो मुझको भी अच्छे से याद नहीं है, आपको किसी को याद हो तो बताइए। What is the best safeguard of liberty in liberal democracy? इसमें 2 कीवर्ड है, एक लिबर्टी है, एक आपका लिबरल डेमोक्रेसी है। सर डेमोक्रेसी के बारे में तो जानते हैं, तो लिबर्टी में होता क्या है ना कि आपको अपने डेवलपमेंट के लिए मतलब अवेलेबिलिटी रहती है, वहाँ पे आपको अपने फुल डेवलपमेंट कर सकते हैं आप वहाँ पे, वंस डेवलप वन सेल्फ करने की पूरी आजादी रहती है। तो लेकिन फिर उससे तो मान लो मुझे अपना डेवलप करना है और मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कल को मैं आपको मतलब कल मैं नहीं विथ कॉन्स्टेंट के साथ, विदाउट कॉन्स्टेंट नहीं, विथ कॉन्स्टेंट के साथ, तो वो हो गया लिबरल डेमोक्रेसी की। ऐसा डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे आजादी है बट विथ कॉन्स्टेंट। जैसे हमारा आर्टिकल 19 कहता है ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। करेक्ट, तो अगर हम उसके हिसाब से देखें लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई कमिटेड जुडिशरी का हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। इलेक्टेड गवर्नमेंट का शायद कुछ हो सकता है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, तो एक किस्म की आपकी ऑटोक्रेसी आपकी हो गई है, ठीक है, तो ये तो ऑलमोस्ट कट गया। तो अब जो बात आपकी आती है वो आती है सेपरेशन ऑफ पावर और इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है ना। तो इसमें से अब ये दोनों में से कौन सा आंसर आपको सही लगता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होना चाहिए तभी हमको लिबरल डेमोक्रेसी होगी, या आपका सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, ठीक है। इलेक्टेड गवर्नमेंट, हाँ जी प्लीज बोलिए। तो इसमें ऑप्शन डी लग रहा है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर मतलब हॉरिजॉन्टल सेपरेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी अपने काम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिबरल वर्ड है वो शो करता है कि दे कैन डू द बेसिक वर्क फ्रीली, मतलब दे कैन बी कमिटेड टुवर्ड्स देयर वर्क। बट लेकिन जैसे लिबरल डेमोक्रेसी है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट क्यों नहीं इसमें आ सकती? अगर गवर्नमेंट इलेक्टेड होगी तभी तो फिर अपने हिसाब से जो किसी को वोट करेगा तो चीजें फिर अपने हिसाब से मेंटेन करेगा और वो करेगा, तो उससे भी तो लिबर्टी प्रमोट हो सकती है, नहीं? सर इलेक्टेड गवर्नमेंट में एक चीज बहुत मैटर करती है कि अगर आपको वो मतलब एक्सट्रीम डिसीजंस लेने के लिए आपको रोकता है, मतलब जो कि आपकी लिबर्टी हिंडर ना कर पाए। अगर आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट पर रहते हो, वो एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। करेक्ट, जैसे रशिया है आपका, ठीक है, या आप कह सकते हैं चाइना है इनडायरेक्टली, ठीक है, वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है, ठीक है, बट वहां पे लिबर्टी नहीं है, ठीक है। कोई भी जो जैसे जो सेपरेशन ऑफ पावर के हिसाब से जिससे जो कि
लिबर्टी को प्रमोट करती है चीज, ठीक है, वो वहां जी पे है ही नहीं। तो हाँ इस रीजन के कारण भी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा है, कि इस रीजन के कारण भी जरूरी नहीं है कि अगर आपने चीजों को इलेक्ट्रोल तरीके से किया है, ठीक है, हाँ तो आपकी जो डेमोक्रेसी है, या जो आपका जो मतलब फ्रीली आप एक काम कर सकते हैं, जहाँ आप में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहाँ आप किसी के ऊपर अकाउंटेबल नहीं हो सकते, ठीक है, तो ये इलेक्टेड जरूरी नहीं है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के थ्रू आए। तो ओके फाइनली अगेन दोबारा एलिमिनेशन एंड दोबारा रैशनल थिंकिंग के हिसाब से हमारा पॉइंट ये बनता है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। आई गेस दो दो क्वेश्चन और हैं, एक तो दो, हाँ एक ही क्वेश्चन और, ठीक है, ये करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है अगेन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। अगेन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, ठीक है, राइट्स इशू के अंदर ये चीज आती है। तो और ये क्वेश्चन जो है ये 2021 में पूछा गया था, और इसका भी रीजन है क्यों, क्योंकि पीछे कुछ ना इनकी लैंड प्रोटेस्ट चले थे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट ने डेवलपमेंटल के नाम पे, ठीक है, काफी जगह के जो फॉरेस्ट आप कह सकते हैं कि प्राइवेट लैंड पे एंक्रोचमेंट करने की, या उसको मतलब मुआवजा देने की, या लेने की उन्होंने सबसे कोशिश की थी डेवलपमेंट के नाम पे। इसलिए आई बिलीव कि उन्होंने ये राइट टू प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अगेन बेसिक है, बहुत बारी आपने लक्ष्मीकांत में भी पढ़ा होगा। आप लोग इनका फटाफट एक बारी आंसर दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म करते हैं आज के सेशन को। कि कौन सा लेगा। इट इज अ लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, इट इज अ लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, ठीक है, फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, नाइदर फंडामेंटल नॉर लीगल राइट। अगर आपने अगेन बेसिक जानते हैं, आपने चीजों को देखा है, ठीक है, तो आप ये साफ साफ मना कर सकते हैं कि जो सी और डी है, ठीक है ना, तो ये आपको क्या लगता है कि रहेगा कि हटेगा। मेनली तो पहला एक वर्ड आता है लीगल राइट, आप पहले इस पे फोकस करो, फिर दूसरा फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल करोगे तो मेरे हिसाब से ये वाली चीजें तो हटी जाती हैं, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 44 के हिसाब से फंडामेंटल राइट आप जानते हैं कि वो हमारा नहीं रहा है, हमारा हमसे कुछ आर्टिकल छीन लिया गया। बाकी बचता है लीगल राइट, तो क्या वो लीगल राइट है कि नहीं। सर लीगल राइट तो है, क्योंकि बकायदा केस चलता है किसी भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पे, तो वो है। और बाकी बचा सिटीजन्स के लिए, तो अगर हम लोग इस लॉजिक से देखें तो बाहर के जो इन्वेस्टर्स है वो भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, ठीक है। तो करेक्ट अगर कोई डिस्प्यूट होता है, जैसे कोई बाहर की फॉरेनर कंपनी है, अगर उसका कोई डिस्प्यूट होता है, दैट इज सेटल्ड इन कोर्ट, तो इट इज अवेलेबल टू एवरी पर्सन, लीगल राइट विच इज अवेलेबल टू एवरी पर्सन। मतलब जो भी प्रॉपर्टी अपने पास होल्ड कर रहा है इंडिया में, या फिर तो उसके पास में प्रॉपर्टी राइट है। और लीगल राइट सर तो मतलब नॉर लीगल राइट वाला तो ऑप्शन हटेगा, इसलिए क्योंकि सर कॉन्स्टिट्यूशन में 300 में ए में तो इसका मतलब मेंशन है। हाँ करेक्ट करेक्ट। तो इसलिए जो है ये एक केस है जो मैं ये डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि ये शायद आपके एनसीईआरटी में ये चीज नहीं मिलेगी, ठीक है, कि राइट टू प्रॉपर्टी रिमेन्स लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, क्योंकि आर्टिकल 300A में दिया, बट फंडामेंटल राइट नहीं। और इसके अलावा एक ये केस था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस मुकेश कुमार 2011, जिसमें उन्होंने कहा था कि राइट टू ओन अ प्राइवेट प्रॉपर्टी ये एक ह्यूमन राइट है, ठीक है, बट स्टेट कैन नॉट टेक पोजेशन ऑफ इट विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर, ठीक है, एंड द अथॉरिटी ऑफ लॉ। किसी के भी नाम पे या धमकी या बाकी चीजों के नाम पे वो नहीं कर सकते, प्रॉपर एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जिसके हिसाब से ये चीज रहेगी। वेयर इन इट हेल्ड दैट इट इज नॉट ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूट बट एज अ ह्यूमन राइट। तो कल को अगर क्वेश्चन कहीं बने, ठीक है, कि क्या प्राइवेट इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करना इट इज अ ह्यूमन राइट और नॉट, इट इज अ ह्यूमन राइट। आप अपने नोट्स में भी वाली चीज ऐड कर लीजिएगा। और ये एक नाम है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस मुकेश कुमार, ये केस के हिसाब से ये चीज आई थी, ठीक है ना। तो ये आप एक बारी फटाफट आप नोट कर लीजिए। बाकी तो मैं चीजें जो है वो नेक्स्ट टाइम एक बारी मैं आपको इसका नोट्स बना के ना, पीपीटी तो बड़ी हो जाएंगी आपके लिए, एक मैं पीडीएफ बना के मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये वाली चीज जो है ये आप एक बारी नोट कर लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का केस आई डोंट बिलीव ये आपके एनसीईआरटी आपके उसमें पढ़ाया गया था। मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये चीज का मिली, आप एक बारी लिख के रख सकते हो। कल को पूछा जाए कि अगर ये लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अलावा ह्यूमन राइट है कि नहीं, ठीक है। तो आई बिलीव कि
ये आपको कैसा लगा? कुछ आप इसमें चेंजेस चाहते हैं करना, कि जो हमारा पैटर्न अभी रहा है, ठीक है, कि या तो क्वेश्चन डिस्कशन और ये चीज़ों में चीज़ें स्लो लग रही हैं, फास्ट लग रही हैं, कैसे लग रहा है आपको? ये चीज़ें कैसे जाएंगी? ऐसे ही चलाएं और बाद में इस चीज़ को और खींचें, या व्हाट डू यू थिंक? आप लोग का क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को? सर थोड़ा सा तेज करेंगे सर। हाँ ठीक है, मैं मान गया। और इसके अलावा, स्पीड के अलावा और कैसे, मतलब रीजनिंग आप चाहते हैं एक दूसरे से बात करें, मतलब हम लोग रीजन करें चीजों को, या सिर्फ आंसर देख के आगे बढ़ जाएं? व्हाट डू यू वांट? बिकॉज आई वांट कि जब तक एक रीजनिंग एबिलिटी डेवलप नहीं होगी ना, पढ़ तो आप रहे हैं, बट उस इन्फॉर्मेशन को यूज कैसे करना है, तो वो थोड़ा रहेगा। हाँ, आज का थोड़ा स्लो हुआ है क्योंकि मैं थोड़ा स्टार्टिंग में आधा घंटा इंट्रोडक्शन और जो इसके स्टार्ट्स थे वो डिस्कस किए थे, उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, दैट एक्सेप्ट। बट हाँ, कल से तो हम चीज पे डायरेक्ट ही आ जाएंगे, तो आई बिलीव हम काफी क्वेश्चन कवर कर लेंगे ऑन द डेली बेसिस। सर रीजनिंग वाला कंटिन्यू रखिए, सर रीजनिंग वाला कंटिन्यू रखिए। अच्छा, वो चीज आपको ठीक लगी है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ, और इस चीज में कैसे बेहतर कर सकते हैं? आपके दिमाग में कोई आइडियाज हो, कोई चीजें शेयर करनी है तो बताइए। नहीं तो अगर आपने इस पे और सोचना है, आप सोच लीजिए, कल बताइए अपने व्यू पॉइंट से, फीडबैक जैसे भी आपको लगे तो उन चीजों को और इम्प्रूव करिए। फास्ट, मैं जानता हूँ अमन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इस चीज पे फास्ट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेजरली जो रीजंस हैं वो भी देखने हैं, रीजनिंग एबिलिटी डेवलप तो करनी है। और ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया था उसी साल जब वॉलेटाइल, वो भी मेरे हिसाब से एक पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए कि करंट में जो चल रहा है उसमें से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टेटिंग में है उसमें से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट हो रही है करंट के कारण, वो थोड़ा सा जानना एटलीस्ट जरूरी पड़ जाए। खैर, डिफिकल्टी जैसे जैसे बढ़ेगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग और ज्यादा डीपर क्वेश्चंस में आएंगे, तो वो थोड़ा सा टाइम उसमें लग सकता है, बट विल ट्राई नेक्स्ट टाइम की जो बेसिक लेवल क्वेश्चंस हैं वो आपके फटाफट हो जाए, ठीक है। एनीथिंग एल्स? हाँ जी अमन जी, आप कुछ बोलने वाली, शायद आपने माइक अनम्यूट किया। नहीं सर, बाकी तो ठीक था सर, मतलब एक्सप्लेनेशन और जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो सब पैटर्न था वो तो सही था, मतलब लॉजिकल जो इंटरलिंकेजेस करने के लिए था वो सही था। बट वही सर थोड़ा सा क्या है ना कि अपन 12 से लेके 23 तक का क्वेश्चन लगाएंगे तो लगभग 900 सवाल हो जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर हाँ जल्दी नहीं, जल्दी रखें। हाँ मैं जान रहा हूँ, ये तो सिर्फ स्टार्ट्स वगैरह, ये थोड़ा स्टार्टिंग में ना आधा घंटा इन्हीं ये वाली स्लाइड्स में लग गया। मैं चाहता था कि आपको पता लगे कि कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। कल से तो डायरेक्ट ही हम फर्स्ट क्वेश्चन से ही वो चीजें शुरू कर देंगे डायरेक्ट, तो आई बिलीव कि 25-50 क्वेश्चन तो 50-60 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, मुझको लग रहा है। और ऐसा भी है नहीं कि सारे जो बेसिक क्वेश्चन हैं उसको हम करेंगे कि जल्दी हो जाए, बट जो बाकी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले क्वेश्चन हैं उस पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दें, ठीक है। बाकी आप लोगों के ऊपर है, जितनी जल्दी आंसर्स दोगे उतना जल्दी चीजें बढ़ेंगी, और रीजनिंग के साथ तो इफेक्टिव रहेगी, ठीक है। बाकी अगर ये आपको पैटर्न ठीक लग रहा है देन विल स्पीड इट अप, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, बट हाँ पैटर्न ठीक लग रहा है सो विल इंप्रूव ऑन दैट, ठीक है। चलो, अगेन एनीथिंग एल्स? किसी और का कोई डाउट? कुछ नहीं? चलो यार, ऑल द बेस्ट। अब अपना ख्याल रखिएगा, खाना खाइए, सारे 8 बज चुके हैं, ठीक है। कुछ अगर किसी को इश्यूज होंगे वो मुझे प्राइवेट चैट में भेज दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, विल टॉक ऑन इट, एंड सी यू ऑल गाइस टुमारो। और कल सुबह में बात करके जिनके टारगेट्स आज नहीं बन पाए हैं, मैं कल सुबह उनको बात करके मैं अगले 2 हफ्ते के टारगेट, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट है, टेक केयर, बाय।